हेलो एंड वेलकम बैक टू उन्नति आईएएस। यूपीएससी ईपीएफओ के सीरीज़ में आज हम करंट अफेयर्स का लेक्चर नंबर 7 देखेंगे और आज के लेक्चर में हम मई 2021 के करंट अफेयर्स का लास्ट पार्ट देखेंगे। तो आज के लेक्चर में हमारा मई 2021 का करंट अफेयर कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद हम कल से अप्रैल के करंट अफेयर्स शुरू करेंगे और इससे पहले हम जून के करंट अफेयर्स पहले ही कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो उसे आप जाकर देख सकते हैं। इसके बाद हम जब जैसे जैसे हमारी मंथली करंट अफेयर्स कंप्लीट होती जाया करेगी, हम उसका एक कंबाइंड मर्ज वीडियो आप चैनल पर अपलोड कर दिया करेंगे ताकि आपको एक ही लेक्चर में पूरे मंथ के करंट अफेयर आप रिवाइज कर लें। तो शुरू करते हैं आज की अपनी पहली न्यूज़ से। पहला हमारा न्यूज़ है डिजिटल रूप से समावेशी भारत, डिजिटली इंक्लूसिव भारत। नीति आयोग और मास्टर कार्ड की ये रिपोर्ट, ये इनिशिएटिव है कनेक्टेड कॉमर्स क्रिएटिंग ए रोड मैप फॉर अ डिजिटली इंक्लूसिव भारत। इस टाइटल से एक रिपोर्ट जारी की गई है नीति आयोग द्वारा और मास्टर कार्ड ने संयुक्त रूप से। नीति आयोग मास्टर कार्ड कौन सा है? जो आपका डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड इशू करते हैं, मास्टर कार्ड और वीज़ा कार्ड जैसी कंपनियां जो होती हैं, इसी तरह मास्टर कार्ड है। इसमें किस चुनौतियों को हल किया जाएगा? मांग पक्ष जो अंतराल है यानी कि डिमांड साइड जो गैप है उसको कम करने के लिए, आपूर्ति पक्ष में सफलता प्राप्त करने के लिए यानी कि सप्लाई साइड में सफलता प्राप्त करने के लिए ई गवर्नेंस, जनधन मोबाइल और आधार, वस्तु और सेवा कर, प्रत्यक्ष लाभ अंतरण यानी कि डीबीटी योजनाएं जो हैं आपकी, डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर, इस तरह की योजनाओं को, स्कीम्स को इम्प्लीमेंट करने के लिए, क्योंकि इसका नाम ही है डिजिटल रूप से समावेशी भारत, डिजिटली इंक्लूसिव भारत। पूरे भारत को डिजिटली और फाइनेंशियली जोड़ना, आपस में जोड़ना, और समाज का जो पिछड़ा तबका है या ऐसा तबका जिनको डिजिटली सेवाएं प्राप्त नहीं हो पाती हैं और जिनको फाइनेंशियल इंक्लूजन से जो छूटे हुए हैं, जिनका समावेशन नहीं हो पाया है, वित्तीय समावेशन या डिजिटल समावेशन, उन सब ऐसे गैप को फुलफिल करना। अधिकांश कृषि तकनीक जैसे कि सफल नहीं हुई है औपचारिक वित्त तक पहुंचने में, उसमें एसएमई को इसकी क्षमता बढ़ाना यानी कि स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज जो हैं उनकी क्षमता को बढ़ाना, उचित दस्तावेजीकरण, बैंक योग्य संपार्श्विक क्रेडिट इतिहास और गैर मानकीय वित्तीय अभाव को दूर करना। दूसरी न्यूज़ है हमारी कमोडिटी सुपर साइकिल। बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है इकोनॉमी की दृष्टि से। हाल ही में वैश्विक वस्तु कीमतों में एक समान रूप से वृद्धि हुई, जिससे एक नया आवश्यक वस्तु सुपर चक्र के रूप में देखा गया है। इसमें कमोडिटी, अब हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है न्यूज़ पर एग्जाम पर्सपेक्टिव से? कमोडिटी सुपर साइकिल। इसमें असामान्य रूप से मजबूत मांग वृद्धि, निर्माता मैच के लिए जिसमें संघर्ष होता है, कीमतों में वृद्धि को बढ़ावा मिलता है पिछले साल या एक दशक या उससे अधिक। इसमें कौन कौन सी धातु हैं? स्टील, आधार वस्तुएं यानी कि जो कोर वस्तुएं हैं जैसे कि स्टील, कोयला, रिफाइनरी प्रोडक्ट्स या तेल, और इसी तरह कीमती धातुएं। कृषि उत्पाद हैं इसमें एग्रीकल्चर प्रोडक्ट जैसे चीनी, मक्का, कॉफ़ी, सोयाबीन तेल, पाम ऑयल, अमेरिकी वस्तु बाजार और घरेलू बाजार। इसके अलावा इसके कारण वैश्विक मांग में सुधार, चीन और अमेरिका में सुधार के कारण आपूर्ति पक्ष की बाधाएं, जो सप्लाई साइड की जो बाधाएं हैं, हर्डल्स हैं, वैश्विक केंद्रीय बैंकों में की ढीली मौद्रिक नीति, जो लचीली मौद्रिक नीति है, मॉनेटरी पॉलिसी वर्ल्ड के फेडरल बैंक्स की या सेंट्रल बैंक्स की, फिर संपत्ति निर्माण में निवेश। अब इसमें चिंताएं क्या है, कंसर्न्स क्या है? इनपुट लागत दबाव, धातु की उच्च कीमतें, प्रभाव इसका इम्पैक्ट क्या होगा? बुनियादी ढांचे का विकास, उच्च थोक मूल्य सूचकांक, मुद्रास्फीति, समग्र मुद्रास्फीति और आर्थिक पुनः प्राप्ति, और लास्ट में है नीति निर्माण। अगली न्यूज़ है हमारी शूद्र गृह बेनू साइंस एंड टेक्नोलॉजी का से कोई, ये हमारी न्यूज़ है साइंस एंड टेक्नोलॉजी। अब आपको पता होना चाहिए बेनू क्या है, आपसे डायरेक्ट एग्जाम में ये भी पूछा जा सकता है। हाल ही में चर्चा में रहा बेनू क्या है, और बेनू से पहले भी एक बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है यूपीएससी द्वारा या यूपी पीसीएस द्वारा, स्टेट सर्विस कमीशन द्वारा भी शायद, जहाँ तक मुझे ध्यान है, क्योंकि एक बार क्वेश्चन पूछा गया है, या तो यूपीएससी में पूछा गया है या फिर यूपी स्टेट सर्विस कमीशन में पूछा गया है। तो आपसे डायरेक्ट ये भी पूछा जा सकता है, हाल ही में चर्चा में रहा बेनू क्या है। तो बेनू एक क्षुद्र ग्रह है यानी कि एस्टेरॉयड है। यह हाल ही में नासा का ऑसिरिक्स REX अंतरिक्ष यान क्षुद्र ग्रह बेनू से रवाना हुआ। पहले जब ये बेनू पे भेजा गया था, एस्टेरॉयड बेनू पे 2 साल पहले, आज से ऑसिरिक्स रेक्स जो है, ये अंतरिक्ष यान जो है, स्पेस क्राफ्ट, इसको नासा ने क्षुद्र ग्रह बेनू पर भेजा था। अब ये वहाँ से वापस आ रहा है, अब इसको वापस आने में 2 साल लगेंगे। ऑसिरिक्स रेक्स अंतरिक्ष यान ये मूल वर्णक्रमीय व्याख्या संसाधन पहचान सुरक्षा रेजोलिट एक्सप्लोरर है। पृथ्वी के निकट के क्षुद्र ग्रह पर जाने के लिए नासा का पहला मिशन था। ये पहला मिशन है जो किसी एस्टेरॉयड पर भेजा गया है। कि अब तक किसी भी कंट्री द्वारा एस्टेरॉयड पर कोई मिशन नहीं भेजा गया है। तो क्षुद्र ग्रह क्या है? एस्टेरॉयड है, और एस्टेरॉयड पर भेजा जाने वाला ये पहला मिशन है दुनिया का, और किसके द्वारा भेजा गया है? नासा द्वारा। ये सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स याद एग्जाम पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर इसकी सतह का सर्वेक्षण करना इसका उद्देश्य है।
इसका एक नमूना लेना, यानी कि एक सैंपल भी लेकर आएगा और इसका सर्वे करके आ रहा है। वैज्ञानिक अध्ययन के लिए प्राचीन वस्तुओं को इकट्ठा करना और ले जाने का लक्ष्य इसे 2016 में लॉन्च किया गया था। अब ये 2 साल इसको वापस आने में लगेंगे। फिर इसका महत्व सिग्निफिकेंस, क्षुद्र ग्रह के नमूने लेना, यानी कि सैंपल्स ऑफ एस्टेरॉइड, सौर मंडल और पृथ्वी जैसे रहने योग्य ग्रहों के निर्माण का अध्ययन करना। देखिए एस्टेरॉइड जिस मटेरियल से बने होते हैं, क्योंकि माना जाता है कि ये सारा मटेरियल एक ही था, कि जिस मटेरियल से पृथ्वी बनी है ये हल्के हल्के डेवलप हुए हैं स्टेप बाय स्टेप मैनर में, फेज वाइज मैनर में। जैसे जैसे ग्रह हमारा पूरा सौर मंडल ठंडा होता गया, यूनिवर्स ठंडा होता गया, उसी के हिसाब से यहाँ पर रहने की दशाएं, अनुकूल दशाएं बनती गई। तो अलग अलग ग्रहों पर अलग अलग दशाएं हैं, एनवायरनमेंट है, तो उससे एनवायरनमेंट को पढ़ने में और कौन से ग्रह रहने लायक हैं कौन से नहीं हैं इनको समझने में भी आसानी होगी इसके मटेरियल का अध्ययन करके। फिर है दुनिया भर की प्रयोगशालाओं में नमूनों का एक हिस्सा वितरित करना, भविष्य की पीढ़ियों के लिए लगभग 75% नमूनों को सुरक्षित रखना। अब क्षुद्र ग्रह वेनु, इसको ये एक प्राचीन क्षुद्र ग्रह है, वर्तमान में पृथ्वी से 200 मिलियन माइल की दूरी पर है, यानी कि 200 मिलियन माइल्स की दूरी पर है। मिस्र के देवता के नाम पर इसका नाम रखा गया है वेनु। 1999 में नासा द्वारा वित्त पोषित लिंकन नियर अर्थ क्षुद्र ग्रह अनुसंधान दल द्वारा इसको खोजा गया था, यानी कि इसको डिस्कवर कब किया गया था? 1999 में। मंगल और बृहस्पति के बीच मुख्य क्षुद्र ग्रह पट्टी में ये स्थापित है। क्षुद्र ग्रह क्या है? चट्टानी वस्तुएं और सूर्य की परिक्रमा करती हैं। क्षुद्र ग्रह क्या होते हैं? चट्टानी वस्तु होती है जो सूर्य की परिक्रमा करती है और ग्रहों की तुलना में बहुत छोटे होते हैं। इन्हें लघु ग्रह भी कभी कभी कहा जाता है, यानी कि शॉर्ट प्लैनेट्स या स्मॉल प्लैनेट्स भी इनको कहा जाता है। अगली न्यूज़ है हमारी हक्की पिक्की जनजाति। बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, क्योंकि यहाँ देखिए कल्चर का पार्ट है और कल्चर पे यूपीएससी बहुत ज़्यादा फोकस करती है और ईपीएफओ का लक्ष्य भी यही होता है, इसका मोटिव भी यही है कि जो हाशिए पर गए हुए तबके हैं या सोशली एक्सप्लॉइटेड जो लोग होते हैं उनको सोशल स्कीम्स का फ़ायदा पहुंचाना। तो जो कल्चरल एस्पेक्टिव से अगर देखा जाए, जो जनजातियां होती हैं वो बहुत ही सोशली डिप्राइव्ड होती हैं, तो इन सब जनजातियों को भी फ़ायदा पहुंचाना ये ईपीएफओ के एक लक्ष्यों में से एक है। तो इसलिए कल्चर का पार्ट भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये कर्नाटक में पाई जाती है हक्की पिक्की जनजाति, ये आपको पता होना चाहिए इसका फैक्ट। इसका ये खाना बदोश आदिवासी लोग हैं। खाना बदोश कौन से होते हैं? अर्ध खाना बदोश, यानी कि जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जीवन निर्वाह के लिए भ्रमण करते हैं। फिर इसमें इनके 4 कुल हैं। पहला गुजरात में पाया जाता है गुजराती, कालीवाला, मेवाड़ा और पवाड़ा। ये कई दक्षिण भारतीय भाषाएं बोलते हैं, जैसे कन्नड़, तमिल, तेलुगु, मलयालम और गुजराती के समान एक वागरी बोली, एक ये भाषा है वागरी बोली, ये भी इनके द्वारा भाषा बोली जाती है। तो आपके लिए खाली इंपॉर्टेंट ये है कि हिक्की पिक्की क्या है, ये एक जनजाति है, कहाँ पर है? कर्नाटक में पाई जाती है और ये अर्ध खाना बदोश जनजाति है। तो आपसे इन 4 जो इनके अलग कुल हैं, इनकी डायनेस्टीज़ हैं या इनके क्लान्स हैं, क्लान जो होते हैं कुल, तो इनसे भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। हालांकि इसकी संभावना कम है, आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन इस तरह का पूछा जा सकता है कि कहाँ पर पाई जाती है, किस राज्य में। तो आपसे मैच द फॉलोइंग में अलग अलग जनजातियाँ दी जा सकती हैं कि कौन सी जनजाति किस राज्य में पाई जाती है। हिक्की पिक्की, जिसका कन्नड़ में अर्थ होता है पक्षी पकड़ने वाला, ये कर्नाटक में एक अनुसूचित जनजाति है। हक्की पिक्की आदिवासी समुदायों की उत्पत्ति, इनका ओरिजिन कैसे हुआ? ये इनका एक समृद्ध इतिहास है। महाराणा राणा प्रताप सिंह के साथ पुश्तैनी रिश्ता है इनका। ये क्षेत्रीय या योद्धा आदिवासी समुदाय हैं और मुगल राजाओं से हारने के बाद दक्षिण भारत में ये प्रवास कर गए थे। अगली न्यूज़ है हमारी माउंट सिनाबुंग। तो आपसे ये ज्योग्राफिकल पर्सपेक्टिव में, करंट डेवलपमेंटल इश्यूज़ में ज्योग्राफी के पर्सपेक्टिव में ये इंपॉर्टेंट है। इंडोनेशिया का माउंट सिनाबुंग उत्तरी सुमात्रा प्रांत में स्थित है। देखिए हमारी जो हम करंट अफेयर की जो सीरीज़ कर रहे हैं, ये आपकी ना सिर्फ ईपीएफओ के लिए इंपॉर्टेंट है बल्कि आपके आईएएस के प्रीलिम्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है। और एक चीज़ और, इसमें हम जितनी भी सोशल सेक्टर स्कीम्स थी जो करंट में न्यूज़ में रही हैं उनको हम कवर नहीं कर रहे हैं, उनको लिए हम अलग से लेक्चर लाएंगे जिसमें हम केवल जो पिछले 1-1.5 साल में करंट में न्यूज़ रही हैं सिर्फ हम उनको ही कवर करेंगे। इंडोनेशिया के माउंट सिनाबुग में, ये पहला तो माउंट सिनाबुग क्या है? ये एक ज्वालामुखी है। कहाँ पाया जाता है? इंडोनेशिया में, इंडोनेशिया के उत्तरी सुमात्रा प्रांत में। ज्वालामुखी में भयंकर विस्फोट और इससे आकाश में 3000 मीटर तक धुआं होगा। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। 2010 से सक्रिय, अब ये 400 वर्ष के बाद फूटा था, 2010 से अब सक्रिय है। इसको ये रिंग ऑफ फायर या सरकम पैसिफिक बेल्ट जो है उसके अंतर्गत ये आता है। जैसे कि आपको पता होगा जो पैसिफिक ओशन के किनारे वाले देश हैं, तो पैसिफिक, जिसे सरकम पैसिफिक बेल्ट कहा जाता है, रिंग ऑफ फायर कहा जाता है, वो सबसे ज़्यादा वॉल्केनिक दृष्टि से सबसे ज़्यादा सक्रिय एरिया है। इसी तरह हिमालयन रीजन जो है वो भी वॉल्केनिक दृष्टि से सबसे ज़्यादा सक्रिय है। और एक तीसरा एरिया कौन सा है? जो अटलांटिक महासागर में अटलांटिक महासागर के बिल्कुल बीच का है, जहाँ पर रिजेस हैं, जहाँ पर एक जगह से दूसरी जगह, जो अटलांटिक के बीच में जहाँ दरार पड़ रही है उसकी प्लेट्स में, तो जहाँ से लावा निकलता है, तो वो अटलांटिक के बिल्कुल बीचों बीच वो एरिया वॉल्केनिक दृष्टि से बहुत ज़्यादा सक्रिय रहता है।
अब आयरन डोम वायु रक्षा प्रणाली, हाल ही में आपने देखा होगा इसराइल और फिलिस्तीन का जो इशू चल रहा था उसमें बड़े पैमाने पर इसराइल ने आयरन डोम सिस्टम को यूज़ किया। आयरन डोम सिस्टम से के द्वारा उन्होंने मिसाइल्स को टैकल किया और मिसाइल्स को बहुत ज़्यादा उन्होंने इसराइल के फिलिस्तीन के मिसाइल्स को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाया और मार गिराया। तो इसलिए आयरन डोम सिस्टम जो है बहुत ज़्यादा न्यूज़ में था। तो आपको पता होना चाहिए किस कंट्री का मिसाइल है ये छोटी दूरी का ज़मीन से हवा में मार करने की वायु रक्षा प्रणाली है, यानी कि सरफेस टू एयर, ये एयर डिफेंस सिस्टम है। रोकने में सक्षम रॉकेट, तोप, विमान, हेलीकॉप्टर और मानव रहित हवाई वाहन यूएवी इन सभी को रोकने में सक्षम है। सभी मौसम में अनुकूल है, दिन और रात दोनों में इसको प्रोसेस किया जा सकता है। अब इसको किसके द्वारा विकसित किया गया है? ये इजराइल की ही एक राज्य द्वारा संचालित यानी कि गवर्नमेंट एजेंसी है राफेल एडवांस डिफेंस सिस्टम द्वारा इसको लॉन्च किया गया है, बनाया गया है इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्री द्वारा। ये 2011 में लॉन्च किया गया था, तैनात किया गया था। इसकी 3 मुख्य प्रणालियाँ हैं। पहला है रडार सिस्टम, इसमें दूसरा हथियार नियंत्रण यानी कि वेपन कंट्रोल और तीसरा मिसाइल फायर। देखिए राफेल, हमने आपको पिछले लेक्चर में भी बताया था, राफेल एक तो विमान है, वो फ्रांस से हमने लिया है, इंडिया ने फ्रांस से परचेज किया है, लेकिन उस विमान का नाम राफेल है, लेकिन जिस राफेल विमान को जिस कंपनी द्वारा बनाया गया है उस कंपनी का नाम क्या है? डसॉल्ट। इसलिए आप कंफ्यूज ना होना। एक और इजराइल में जो एक राफेल कंपनी है जो स्टेट ऑन्ड है यानी कि गवर्नमेंट के अंडर में है। राफेल ये कंपनी है जिसने आयरन डोम मिसाइल बनाया है, इस कंपनी का नाम राफेल है, और उधर विमान का नाम भी राफेल है, ना कि कंपनी का नाम, जो फ्रांस की कंपनी डसॉल्ट द्वारा बनाया गया है। अगली न्यूज़ है हमारी भारतीय विकल्प। इसमें इसी में ही है भारतीय विकल्प। जैसे कि हमारा एयर डिफेंस सिस्टम कौन सा है? S-400 ट्रायम्फ। ये किससे हमने लिया है? रशिया से। आपने बहुत ज़्यादा न्यूज़ में सुना रहा था पिछले 2 साल में, 2018 में बहुत ज़्यादा न्यूज़ में था, आपको याद होगा। ये 3 खतरों के विरुद्ध काम करता है, यानी कि रॉकेट, मिसाइल और क्रूज मिसाइल, यानी कि तीनों को ही एंटी काउंटर करने में सक्षम है। बहुत लंबी दूरी का बहुत बड़ी वायु रक्षा प्रणाली है, यानी कि इसकी रेंज बहुत ज़्यादा है। मोबाइल सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल रक्षा प्रणाली, यानी कि मोबाइल का मतलब यह है कि ये पोर्टेबल है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर लेकर आसानी से इसको लेकर जाया जा सकता है ट्रक्स के माध्यम से, और कहीं पर भी लॉन्च या इम्प्लीमेंट किया था इसको इम्प्लांट किया जा सकता है। इम्प्लांट करने के बाद वहाँ से इसको आगे प्रोसेस किया जा सकता है। ये रूस द्वारा डिज़ाइन है। अब एक S-500 भी रूस ने लगभग डेवलप कर लिया है। पृथ्वी वायु रक्षा और एडवांस वायु रक्षा है। डबल टीयर सिस्टम, इसमें 2 भूमि और समुद्र आधारित इंटरसेप्टर मिसाइल से। पहला पृथ्वी वायु रक्षा प्रणाली मिसाइल PAD, पृथ्वी एयर डिफेंस सिस्टम, उच्च ऊंचाई अवरोधन के लिए ये हमने इसका इंडियन वर्जन बनाया है। और दूसरा उन्नत वायु रक्षा प्रणाली AAD, एडवांस एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम। ये कम ऊंचाई के अवरोधन के लिए है, यानी कि कुछ ऐसी मिसाइल्स होती हैं जो ज़्यादा ऊंचाई पर नहीं जाती हैं, तो ऐसी मिसाइल जो होती हैं उनको अटैक करने के लिए AAD सिस्टम है इसमें। और पृथ्वी और जो ज़मीन से लॉन्च की जाती हैं ऐसी मिसाइल्स को अटैक करने के लिए कौन सा सिस्टम है हमारे पास? PAD, जो दोनों किस में लॉन्च किए जाते हैं? S-400 के अंतर्गत लॉन्च किए जाते हैं। इसकी क्षमता कितनी है? 5000 किलोमीटर की ये, और जबकि आयरन डोम की क्षमता जो है बहुत कम है, छोटी दूरी का है, ये 50 से 70 किलोमीटर उसकी लगभग रेंज है। पूर्व चेतावनी और ट्रैकिंग रडार सिस्टम इसमें, यानी कि ये अर्ली वार्निंग दे देता है। कमान और नियंत्रण पोस्ट, निर्माता कौन है इसका? भारत डायनेमिक्स लिमिटेड। यानी कि S-400 जो हमने मिसाइल्स एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम रशिया से परचेज किया है, उसमें जो हमने 2 वेरिएंट अपने इंडियन लॉन्च किए हैं, जो PAD पृथ्वी एयर डिफेंस सिस्टम और दूसरा AAD यानी कि आपका एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम। इन दोनों का निर्माण किसके द्वारा किया गया? भारत डायनेमिक्स लिमिटेड द्वारा। अगली न्यूज़ है अनुच्छेद 311 2B। ये हमारा एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है, पॉलिटी की करंट अफेयर्स के दृष्टि से हमारे लिए इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। ये पुलिस अधिकारी को बिना विभागीय जांच के संविधान के अनुच्छेद 311 क्लॉज 2 और सब क्लॉज B के तहत मुंबई पुलिस आयुक्त द्वारा सेवा से बर्खास्त किया गया। अब ये न्यूज़ में हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है कि आर्टिकल 311 क्या है? आर्टिकल 311 सेक्शन B सेक्शन 2 और सब सेक्शन B हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो अनुच्छेद 311 और 311(1) क्या है? इसमें कोई सरकारी कर्मचारी जो अखिल भारतीय सेवा या राज्य सरकार सेवा में है, उसके अधीनस्थ जिसने उसे नियुक्त किया है या उसके अधीनस्थ द्वारा हटाया नहीं जा सकता। ना तो उसके अधीनस्थ द्वारा नियुक्त किया जा सकता, इसमें यह नियुक्त नहीं किया जा सकता, और ना ही उसके अधीनस्थ द्वारा उसको हटाया जा सकता। ये आर्टिकल 311 कहता है। अब आर्टिकल 311 क्लॉज B क्या कहता है? कोई भी सिविल सेवक उसे बर्खास्त
या रैंक से हटाया नहीं जा सकता या उसकी रैंक को कम नहीं किया जा सकता बिना किसी जांच के जिसमें उसे जिसके बारे में जिन आरोपों के बारे में उसे सूचित किया गया है, यानी कि बिना उसे सूचित किए भी नहीं हटाया जा सकता। और आरोपों के संबंध में सुनवाई का उसे उचित अवसर भी दिया जाने का प्रावधान है इस आर्टिकल 311 क्लॉज 2 और सब क्लॉज बी में। यानी कि किसी भी सिविल सेवक को जो राज्य सेवा में हो या फिर अखिल भारतीय सेवा में हो, ऐसे सरकारी कर्मचारी को बिना किसी आरोपों के आधार पर हटाया नहीं जा सकता और उन आरोपों का उसे सूचित भी किया जाना जरूरी है। और दूसरा, उसको सुनवाई का अधिकार भी उसके लिए जरूरी है, यानी कि उसको सुनवाई का भी अवसर दिया जाना जरूरी है। बिना सुनवाई का अवसर दिए भी उसे हटाया नहीं जा सकता। आगे अगली न्यूज़ है हमारी, विधायक स्थानीय क्षेत्र विकास LAD कोष। ये कौन है? लेजिस्लेटिव एरिया डेवलपमेंट फंड। राजस्थान सरकार ने 18 से 44 वर्ष की आयु के लोगों के लिए कोविड-19 टीकाकरण के लिए संसाधन जुटाने के लिए विधायक स्थानीय क्षेत्र विकास कोष से प्रत्येक को 3 करोड़ रुपए प्रदान करने का प्रस्ताव को मंजूरी दी है। यानी कि राजस्थान सरकार ने क्या किया है, जो विधायक स्थानीय क्षेत्र विकास फंड आता है, ऐसे सांसद विकास फंड जो आता है 5 करोड़ रुपए, इसी तरह विधायकों का आता है 5 करोड़ रुपए, सांसदों का तो शायद 10 करोड़ कर दिया गया है। तो इस पैसे में से 3 करोड़ रुपए क्या किए गए हैं, कोविड-19 के द्वारा जो प्रभावित लोग हैं उनको मदद पहुंचाने के लिए इस पैसे का यूज़ किया जाएगा। तो अब हमारे लिए इंपॉर्टेंट न्यूज़ क्या है, विधायक स्थानीय क्षेत्र विकास फंड, और हमारे लिए सांसद विकास फंड भी हमारे लिए इसी दृष्टि से इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आपको दोनों के बारे में पता होना चाहिए। अब विधानसभा के सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास फंड योजना, केंद्र सरकार की योजना का राज्यों का संस्करण, यानी कि जो सांसदों के लिए योजना है उसी का ये राज्य संस्करण है, यानी कि ये राज्यों की योजना है। स्थानीय आवश्यकता आधारित बुनियादी ढांचा तैयार करना इसका उद्देश्य, सार्वजनिक उपयोगिता की संपत्ति बनाना, विकास में क्षेत्रीय असंतुलन को दूर करना। विधायकों को इसमें कोई पैसा नहीं मिलता, सीधे संबंधित स्थानीय अधिकारियों को स्थानांतरित किया जाता है। यानी कि जिस क्षेत्र का विधायक है उस जिले के जिला मजिस्ट्रेट को, डीएम को पैसा भेजा जाता है, ना कि विधायक के कोष में, विधायक के अकाउंट में नहीं जाता है पैसा डीएम साहब के पास जाता है, जिला अधिकारी के पास जाता है, और जिला अधिकारी ही को इसको रिलीज करने का अधिकार प्राप्त है। अब संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना MP-लेड स्कीम जो थी, आपको पता होगा, ये केंद्रीय क्षेत्र योजना है, दिसंबर 1993 में इसे घोषित किया गया था। ग्रामीण विकास मंत्रालय के तहत आती है। देखिए ये भी याद रखिए, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के अंतर्गत आती है। आप इसको मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स या मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन अफेयर्स के अंतर्गत मत कर देना। ग्रामीण विकास मंत्रालय की स्कीम है ये। अक्टूबर 1994 को स्थानांतरित किया गया। सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा इसको स्थानांतरित कर दिया गया। यानी कि पहले ये मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट द्वारा लॉन्च की गई थी और बाद में इसको किसको ट्रांसफर कर दिया गया। ये स्कीम आप किसके अंतर्गत है, मिनिस्ट्री ऑफ प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, स्टेटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। अब प्रत्येक वर्ष सांसद को 2.5 करोड़ रुपए की 2 किस्तों में 5 करोड़ रुपए दिए जाते हैं। MP-लेड योजना के अंतर्गत निधियां व्यवगत नहीं होती, यानी कि इनको नॉन लैप्सेबल होती हैं, यानी कि लैप्स नहीं होती। अब मान लीजिए 5 करोड़ रुपए आए सांसद निधि फंड में 5 करोड़ रुपए आए एक वर्ष के लिए। अब उसमें से 2 ही करोड़ रुपए खर्च हो पाए। अब 3 करोड़ रुपए जो बचे वो आगे कैरी फॉरवर्ड हो जाएंगे, यानी कि अगले साल 5 करोड़ और आएंगे, तो अब ये टोटल 8 करोड़ रुपए हो जाएंगे। तो ये लैप्स नहीं होता है फंड। जून 2016 में इसको जून 2016 में क्या किया गया, MP-लेड फंड का उपयोग योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए भी किया जा सकता है। किन योजनाओं के, स्वच्छ भारत अभियान में भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। सुगम्य भारत अभियान, यानी कि स्वच्छ भारत अभियान, सुगम्य भारत अभियान, ये आपको योजनाएं पता होना चाहिए। वर्षा जल संचयन के माध्यम से जल संरक्षण, सांसद आदर्श ग्राम योजना, ये भी आपको पता होना चाहिए। इन चारों योजनाओं में इस पैसे का इस्तेमाल किया जा सकता है। अगली न्यूज़ है हमारी, बागबानी के लिए एकीकृत विकास मिशन। बागबानी के लिए एकीकृत विकास मिशन, ये इंटीग्रेटेड मिशन फॉर डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर 2021-22 के लिए बागबानी के एकीकृत विकास मिशन के लिए 2250 करोड़ रुपए को बढ़ा हुआ आवंटन प्रदान किया गया है। ये कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय की स्कीम है। अब इसको 2014-15 से लॉन्च किया गया था। ये केंद्र प्रायोजित योजना है, यानी कि सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम है। स्पॉन्सर्ड में क्या होता है, राज्य और केंद्र का कुछ हिस्सा होता है, और जबकि सेंट्रल सेक्टर में कौन सी होती हैं, उसमें पूरा का पूरा वित्त पोषण किसके द्वारा किया जाता है, सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा। केंद्र योगदान करता है। पूर्वोत्तर राज्यों और हिमालय राज्यों के लिए 90:10 का रेशो होता है, यानी कि 90% शेयर केंद्र का और 10% राज्यों का। ये जो है रेशो किसके लिए है,
पूर्वोत्तर राज्यों और पहाड़ी क्षेत्रों के लिए, हिमालयन राज्यों के लिए, और अन्य राज्यों के लिए 60% रेशो का 60-40 का रेशो फिक्स है, यानी कि 60% केंद्र द्वारा और 40% राज्यों द्वारा। अब इसको कवर किस किस को कवर करता है ये फल, सब्जियां, जड़ और कंद फसलें, मशरूम, मसाले, फूल, सुगंधित पौधे, नारियल, काजू, कोको और बांस, इन सारी चीज़ों को, फसलों को इसके अंतर्गत कवर किया जाता है। नोडल मंत्रालय कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय, हरित क्रांति के तहत कृषोन्नति योजना को अंतर्गत इसको शुरू किया गया था। MIDH उपयोजनाएं क्या है इसकी सब स्कीम्स क्या है? राष्ट्रीय बागवानी मिशन NHM और पूर्वोत्तर और हिमालय राज्यों के लिए बागवानी मिशन HMNEH। उपलब्धियां क्या है इसकी? अचीवमेंट 2019-20 में 320.77 मिलियन टन का अब तक का सबसे अधिक बागवानी उत्पादन, बागवानी फसलों के अंतर्गत क्षेत्र में वृद्धि करना, कृषि भूमि की उपज और उत्पादकता की गुणवत्ता में सुधार करना, भारत को आत्मनिर्भर करना, शून्य भूख यानी कि जीरो हंगर, अच्छे स्वास्थ्य और भलाई, गरीबी को खत्म करना, लैंगिक समानता आदि के सतत विकास लक्ष्यों की दिशा में योगदान देना। अब चुनौतियां क्या है इसमें, यानी कि हर्डल्स, फसल के बाद उच्च नुकसान, फसलोपरांत प्रबंधन और आपूर्ति श्रृंखला अवसंरचना में अंतराल यानी कि जो गैप है उसको कम करना। अब अगली न्यूज़ है हमारी पैंगोलिक शल्क, जो पैंगोलिन जो होती है, आपने देखा होगा पैंगोलिन काफ़ी चर्चा में रहती है एनवायरनमेंट की दृष्टि से और बायोडाइवर्सिटी की दृष्टि से। आपने पैंगोलिन की पिक्चर देखी होगी। ये पैंगोलिन के ऊपर क्या होते हैं? शल्क होते हैं, स्केल्स होते हैं। स्केल्स जैसे कि मगरमच्छ के ऊपर हल्के हल्के स्केल्स होते हैं, इसी तरह पैंगोलिन के ऊपर ज़्यादा बड़े स्केल्स होते हैं। तो इसकी स्केल्स की स्मगलिंग की वजह से इन पैंगोलिन्स को मारा जाता है। और ये जो हमारा साउथ ईस्ट एशिया है, और साउथ ईस्ट एशिया और चाइना और साउथ ईस्ट एशिया के अंदर इसकी सबसे ज़्यादा स्मगलिंग की जाती है, और बल्कि इनको बहुत अच्छी डिश भी माना जाता है, और इनके स्केल्स की स्मगलिंग की जाती है जादू टोने के काम की दृष्टि से। भारतीय शोधकर्ताओं ने 624 पैंगोलिन शल्क का अनुक्रम किया है, यानी कि इसकी सीक्वेंसिंग की है, जिससे भारतीय और चीनी पैंगोलिन को वर्गीकृत किया गया है, यानी कि इनकी सीक्वेंसिंग, जेनेटिक सीक्वेंसिंग की गई है। उसके अंतर्गत दोनों को, भारतीय पैंगोलिन जो है, इंडियन पैंगोलिन और चाइनीज पैंगोलिन, इन दोनों को अलग अलग कैटेगराइज करने में इससे मदद मिलेगी। अब हमारे यहाँ वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची 1 में सूचीबद्ध है ये पैंगोलिन। अब अनुसूची आपको ये भी पता होना चाहिए, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट जो 1972 है, इसकी अनुसूची 1 जो है शेड्यूल 1 में किन प्राणियों को, यानी कि किन जानवरों को रखा जाता है जिनको सबसे ज़्यादा प्रोटेक्शन प्रोवाइड किया जाता है, ऐसे जानवरों को उसमें रखा जाता है। अब सूचीबद्ध होने के बावजूद दुनिया का सबसे अधिक तस्करी वाला स्तनपायी है, यानी कि इस दुनिया का ये एक अकेला जानवर है जिसकी सबसे ज़्यादा, ये ऐसा स्तनपायी है, मैमल्स है, जिसकी सबसे ज़्यादा तस्करी की जाती है। पारंपरिक पूर्वी एशियाई दवाओं के निर्माण में इसका शल्क की प्राथमिक मांग है, यानी कि कुछ मेडिसिन के यूज़ में इसके स्केल्स की स्मगलिंग की जाती है साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ में। उपयुक्त राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय कानूनों को लागू करने और प्रजातियों की गिरावट को ट्रैक करने के लिए भारतीय प्राणी सर्वेक्षण यानी कि ZSI, जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, कोलकाता के शोधकर्ताओं ने भारतीय पैंगोलिन मैनिस क्रेसिकोडाटा, ये इसका वैज्ञानिक नाम है, और चीनी पैंगोलिन मैनिस पेंटाडेक्टाइला, इसके शल्क को अलग अलग करने के लिए उपकरण विकसित किए हैं, यानी कि कुछ ऐसे टूल्स बनाए गए हैं जिससे इंडियन पैंगोलिन्स और चाइनीज पैंगोलिन्स में फ़र्क को, यानी कि डिफरेंस को समझा जा सके। अगली न्यूज़ है हमारी ऑक्सीजन पार्क, बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़, एनवायरनमेंट के डेवलपमेंटल इश्यूज़ की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। तमिलनाडु कृषि विश्वविद्यालय ने कोयम्बटूर में अपने परिसर के भीतर बीमा बांस, इसका नाम है बीमा बैम्बू के साथ एक ऑक्सीजन पार्क डिजाइन किया है। अब बीमा बांस क्या है? बेहतर क्लोन उच्च बायोमास उपज, यानी कि इससे बायोमास की अच्छी उपज होती है। बम्बूसा बालकुआ से ही चुना गया है, पारंपरिक प्रजनन पद्धति द्वारा विकसित किया गया है, सबसे तेजी से बढ़ने वाले पौधों में से एक है, सर्वश्रेष्ठ कार्बन सिंक है, यानी कि बेस्ट कार्बन सिंक का काम करता है, यानी कि कार्बन को एब्जॉर्ब करता है। बम्बूसा बालकुआ क्या है? इसकी लंबाई, ये एक इसकी प्रजाति है, स्पीशीज़ है बम्बूसा बालकुआ, इसी को ही बीमा बांस कहा जाता है। इसकी लंबाई 25 मीटर होती है और मजबूती, यानी कि इसकी स्ट्रेंथ जो है, इसकी जो तने हैं वो 150 mm तक मोटे होते हैं, 150 mm तक मोटे होते हैं। निर्माण उद्योग में इसका इस्तेमाल किया जाता है। सूखा प्रतिरोधी प्रजाति है, यानी कि ये ड्रॉट प्रतिरोधी रेजिस्टेंट प्रजाति है, यानी कि सूखे क्षेत्रों में भी इसको उगाया जा सकता है। अब है अगली न्यूज़ इकोनॉमी की दृष्टि से स्वर्ण बॉन्ड, सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम। यह हालांकि पुरानी स्कीम है, लेकिन हाल ही में चर्चा में रही थी, तो आपको पता होना चाहिए। भारत सरकार ने भारतीय रिजर्व बैंक के परामर्श से मई 2021 से सितंबर 2021 तक के 6 चरणों में संप्रभु स्वर्ण बॉन्ड, सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम लॉन्च की है, जारी करने का निर्णय किया है, यानी कि इसको दोबारा 6 माह के लिए 6 चरणों में मई 2021 से कब तक के लिए? सितंबर 2021 तक के लिए इसको लॉन्च किया गया है।
संप्रभु स्वर्ण बॉन्ड योजना क्या है, 2015 में से लॉन्च किया गया था भौतिक सोने की मांग को कम करने के लिए, यानी कि जो ज़्यादा जो सोने की मांग है हमारे यहाँ कल्चरल दृष्टि से भी और थोड़ा सोसाइटिकल दृष्टि से भी हमारे यहाँ सोने की बहुत ज़्यादा डिमांड होती है। तो डिमांड की वजह से हमें सोना इंपोर्ट करना पड़ता है, क्योंकि हमारे यहाँ तो इतना नहीं है, एक ही खान है, उससे भी हमारे यहाँ जो है निकालना ज़्यादा वो जो कॉस्ट बेनिफिट उसका नहीं आता है। जो कर्नाटक की कोलार खान है उससे उसको निकालना वो इतनी गहरी हो गई है कि उसको निकालने का खर्च सोने की कीमत से ज़्यादा हो जाता है, तो इसलिए वो कॉस्ट बेनिफिट नहीं है, तो हमें इंपोर्ट करना पड़ता है सोना। जब सोना इंपोर्ट करना पड़ता है तो हमें अपना फॉरेन जो हमारी फॉरेन करेंसी है वो यहाँ से आउटफ्लो होता है इंडिया से। तो उस चीज़ को कम करने के लिए क्या किया गया है, अगर आप जैसे कि बहुत से लोग सोने के शौकीन होते हैं, सोना लेने के, गोल्ड के, तो उनके लिए पेपर गोल्ड की स्कीम शुरू की गई थी, उसी को ही नाम दिया गया था संप्रभु स्वर्ण बॉन्ड स्कीम। तो पेपर गोल्ड में क्या किया जाता है कि अगर आपको कोई सोना खरीदना है तो आप बैंक में जाकर उतनी कीमत को पे कर सकते हैं और उसके बदले आपको एक सर्टिफिकेट दे दिया जाएगा, यानी कि एक रिसिप्ट दे दी जाएगी, वो पेपर गोल्ड कहलाएगी, यानी कि उसकी वैल्यू गोल्ड की ही बराबर होगी और उस पर आपको एक फिक्स इंटरेस्ट दिया जाएगा, ब्याज दिया जाएगा। तो भारत सरकार ने स्टॉक के रूप में इसे जारी किया था। भारत सरकारी प्रतिभूति अधिनियम 2006 के तहत ये आरबीआई द्वारा जारी किया गया। तो आप हालांकि सरकारी प्रतिभूति अधिनियम 2006 के तहत इसे जारी किया गया है, तो आप इसको सेबी से रिलेट मत कर देना, ये आरबीआई द्वारा जारी किया गया था। किसके माध्यम से बेचा जाता है, वाणिज्यिक बैंक, कमर्शियल बैंक के माध्यम से। स्टॉक होल्डिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, नामित डाकघर यानी कि जो भी आइडेंटिफाइड डाकघर पोस्ट ऑफिस है उनके द्वारा, मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज या सीधे एजेंटों के माध्यम से भी इसको बेचा जाता है। अब बिक्री के लिए क्या क्या प्रतिबंधित है, कौन कौन प्रतिबंधित है, इसकी बिक्री कौन नहीं कर सकता, निवासी व्यक्ति यानी कि रेजिडेंट व्यक्ति, कोई भी हिंदू अविभाजित परिवार, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, ट्रस्ट, कोई भी ट्रस्ट, विश्वविद्यालय या धर्मार्थ संस्थान, कोई भी रिलीजियस इंस्टीट्यूशन इसको नहीं बेच सकती। संबद्ध इंडियन बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन से ये संबंध है, मुंबई द्वारा प्रकाशित 9999 शुद्धता यानी कि 24 कैरेट सोने की कीमत का आपको त्रिपत्र जारी किया जाता है, यानी कि अगर आप 1 ग्राम सोना लेंगे तो आपको जो वैल्यू पे करनी होगी वो 24 कैरेट गोल्ड की पे करनी होगी और उसी के ही इक्विवेलेंट आपको एक पेपर गोल्ड पेपर रिसिप्ट प्रदान कर दी जाएगी, जिसकी कीमत आप जब चाहें उसको भुना सकते हैं। प्रत्येक वित्तीय वर्ष में इसकी ऊपरी सीमा कितनी है, खुदरा व्यक्तिगत निवेशक और HUF के लिए, यानी कि कोई अगर इंडिविजुअल ले रहा है या कोई हिंदू डिवाइडेड फैमिली ले रही है तो वो 1 साल में 4 किलोग्राम यानी कि 4000 यूनिट तक ले सकते हैं। ट्रस्ट और इसी तरह के अन्य संस्थानों के लिए ये 20 किलो तक की इसमें छूट है। अब न्यूनतम अनुमेय निवेश कितना है, 1 ग्राम सोना, यानी कि मिनिमम कितना ले सकते हैं आप, 1 ग्राम से कम नहीं ले सकते। परिपक्वता अवधि कितनी है, 8 वर्ष, 8 वर्ष में ये मैच्योर हो जाएगा और आप इसका पैसा इससे प्राप्त कर सकते हैं इसको बेचकर। बाहर निकलने का विकल्प, यानी कि अगर आप इससे पुल आउट करना चाहते हैं इस स्कीम से तो पहले 5 वर्षों के बाद, यानी कि कम से कम आपको 5 वर्ष तक सोना आप ले अपना आप जो पेपर गोल्ड है उसको दोबारा पैसा नहीं ले सकते। हालांकि ऐसा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं होता है कि नहीं ले सकते, ले तो सकते हैं, लेकिन उसका कुछ आपको फिर चार्ज बैंक को देना पड़ेगा। ब्याज दर इसमें कितना इंटरेस्ट दिया जाता है, 2.5% का निश्चित ब्याज दर दिया जाता है। अर्धवार्षिक देय होता है, यानी कि ये हर 6 मंथ पर दिया जाता है, यानी कि वार्षिक नहीं दिया जाता, हर 6 मंथ पर आपको 2.5% ब्याज इसका सरकार द्वारा प्रदान किया जाएगा। और स्वर्ण बॉन्ड पर ब्याज कर योग्य होता है, यानी कि टैक्सेबल होता है, यानी कि इस पर आपको टैक्स भी पे करना है। आयकर अधिनियम 1961 के तहत आपको ये टैक्स के अंतर्गत आता है। अगला है जगत गुरु बसवेश्वर, ये आपका कल्चरल और एंशियंट हिस्ट्री के पर्सपेक्टिव से भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये आपका न्यूज़ में था, तो ये आपका करंट की दृष्टि से एंशियंट का पार्ट से करंट लिंक करके पूछा जा सकता है। भारत के प्रधानमंत्री ने बसव जयंती पर जगत गुरु बसवेश्वर को श्रद्धांजलि दी। ये कर्नाटक में, इनका जन्म 1131 में हुआ था, आपको NCERT में मिल जाएगा ये इनके बारे में। भारतीय 12वीं सदी के दार्शनिक, राजनेता और एक समाज सुधारक, शिव केंद्रित भक्ति आंदोलन में लिंगायत संत, हिंदू शैव समाज सुधारक। तो कौन कौन से थे आपको पता होगा, शैव और वैष्णव, एक नयनार और अलवार और नयनार संत थे जिनके बारे में आप NCERT में पढ़ा होगा आपने। कल्याणी चालुक्य कलचुरी वंश के दौरान इनको जाना जाता है। भक्ति भंडारी, शाब्दिक रूप से भक्ति के कोषाध्यक्ष के रूप में भी जाना जाता है, और बसवेश्वर यानी कि भगवान बसवन्ना के रूप में भी इनको जाना जाता है। अब इनका योगदान वचन के रूप में जानी जाने वाली उनकी कविता के माध्यम से सामाजिक जागरूकता फैलाना। कई महत्वपूर्ण लिंगायत कार्यों का श्रेय बसवन्ना को दिया जाता है। लोगों को सिखाया कि कैसे एक तर्कसंगत सामाजिक व्यवस्था में खुशी से रहना है। बाद में शरण आंदोलन के रूप में इनको जाना जाने लगा। शरण आंदोलन जाति व्यवस्था का अमानवीय प्रथा के खिलाफ लड़ाई लड़ी इन्होंने, और अनुभव मंडप सामाजिक लोकतंत्र की नींव रखी। अगली न्यूज़ है हमारी यूनेस्को। तो यूनेस्को ने कि विश्व धरोहर स्थलों की भारत की अस्थायी सूची में 6 स्थलों को अभी मई में जोड़ा गया था। तो इन 6 स्थलों में कौन कौन से शामिल है, महाराष्ट्र में मराठा सैन्य वास्तुकला, दूसरा कर्नाटक में बंगाल मेगालिथिक साइट। तो ये आपसे मैच द फॉलोइंग में पूछी जा सकती है, मराठा सैन्य वास्तुकला कर्नाटक। एक साइड आपको लिस्ट 1 दे दी जाएगी जिसमें आपसे
ये हेरिटेज साइट दे दी जाएंगी और दूसरी साइड उनके स्टेट दे दिए जाएंगे। तो आपसे मैच द फॉलोइंग करना रहा होगा, आ सकता है। तीसरा, मध्य प्रदेश में नर्मदा घाटी का भेड़ाघाट लमेटा घाट किस राज्य में पाया जाता है? यह इस तरह आपसे पूछा जा सकता है। आपसे स्टेटमेंट वाइज भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित कथनों में विचार कीजिए। यह हाल ही में यूनेस्को की द्वारा अस्थायी सूची में शामिल 6 भारतीय स्थलों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इस तरह से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। चौथा है वाराणसी में गंगा घाट, पांचवा तमिलनाडु में कांचीपुरम के मंदिर और छठा मध्य प्रदेश में सतपुड़ा टाइगर रिजर्व। तो इन सबको अस्थायी सूची में शामिल करने का प्रस्ताव भेजा गया है यूनेस्को द्वारा को। अगली न्यूज़ हमारी विश्व बैंक के प्रवासन और विकास रिपोर्ट। विश्व बैंक का वर्ल्ड बैंक माइग्रेशन एंड डेवलपमेंट रिपोर्ट, इसके नवीनतम संस्करण के अनुसार कोविड-19 के बावजूद प्रेषण प्रवाह यानी कि रेमिटेंस फ्लो, रेमिटेंस तो आपको पता होगा सबसे ज़्यादा किसको प्राप्त होता है हर साल? भारत को। तो उस पर क्या इम्पैक्ट पड़ा है कोविड-19 की वजह से, उसके बारे में रिपोर्ट है। इसमें कम गिरावट दर्ज हुई है। अब 2020 में प्रेषण में शीर्ष पर है भारत, यानी कि 2020 में रेमिटेंस प्राप्त करने वालों में नंबर 1 पर है भारत की रैंक। 83 बिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक इसको रेमिटेंस प्राप्त हुआ है, यानी कि रेमिटेंस फ्लो। गिरावट का कारण थोड़ा गिरावट हुई है, हालांकि गिरावट होने के बावजूद भी भारत पहले स्थान पर मौजूद है। गिरावट का कारण संयुक्त अरब अमीरात वृद्धि, संयुक्त राज्य अमेरिका और अन्य मेजबान देश यानी कि यूएसए और अन्य होस्ट कंट्रीज में इसकी वृद्धि हुई है। 2019 में 83.3 अरब अमेरिकी डॉलर की प्राप्ति हुई थी। दूसरा नंबर पर चीन का स्थान है, इसके बाद मैक्सिको, फिलीपींस, मिस्र, पाकिस्तान, फ्रांस और बांग्लादेश। इन सबको रेमिटेंस की प्राप्ति होती है सबसे ज़्यादा भारत को, उसके बाद मैक्सिको, फिर फिलीपींस, फिर मिस्र, फिर पाकिस्तान, फिर फ्रांस और बांग्लादेश। यानी कि इसमें जो अमेरिका है, अमेरिका द्वारा सबसे ज़्यादा आउटफ्लो हुआ है करेंसी का। अब इसके प्रेषण बहिर्वाह यानी कि आपका प्रेषण बहिर्वाह कौन सा है? आउटफ्लो, रेमिटेंस आउटफ्लो कहाँ से हुआ सबसे ज़्यादा? संयुक्त राज्य अमेरिका 68 बिलियन अरब अमेरिकी डॉलर। इसके बाद संयुक्त अरब अमीरात यानी कि यूएई से सबसे ज़्यादा आउटफ्लो हुआ है, फिर सऊदी अरब, स्विट्जरलैंड, जर्मनी और चीन का स्थान है। प्रेषण के स्तर प्रवाह के कारण यानी कि जो रेमिटेंस है उसका स्टेबल फ्लो का क्या वजह है? राजकोषीय प्रोत्साहन, जिसके परिणाम स्वरूप मेजबान देशों में आर्थिक स्थिति अपेक्षाकृत बेहतर हुई है। नकदी से डिजिटल और अनौपचारिक से औपचारिक चैनलों में प्रवाह में बदलाव। और तीसरा, तेल की कीमतों और मुद्रा विनिमय दरों में चक्रीय उतार चढ़ाव। अगली न्यूज़ है हमारी योगा मैट। तो हाल ही में असम में के मछुआरा समुदायों की 6 युवा लड़कियों ने मूरहैन योगा मैट नामक एक जैविक रूप से नष्ट होने योग्य और खाद्य योगा मैट विकसित किया है। तो योगा मैट क्या है? एक जैविक रूप से नष्ट होने वाली योग्य खाद है और मूरहैन योग मैट इसका नाम है, योगा मैट, मूरहैन योगा मैट। तो मूरहैन योगा मैट क्या है, किसके नाम पर है? ये कामसोराई बैगनी मूरहैन दीपोरबिल वन्य जीव अभयारण्य के एक निवासी पक्षी के नाम पर इसका नाम दिया गया है। इस जो खाद का नाम किसके नाम पर रखा गया है? ये दीपोरबिल वन्य जीव अभयारण्य में एक पक्षी आता है, माइग्रेंट पक्षी, उसका नाम है मोरहैन, उसके नाम पर इसको रखा गया है। ये हाथ से बुना हुए होते हैं, 100% जैविक अपघटीय होते हैं यानी कि 100% बायोडिग्रेडेबल होते हैं, 100% खाद बन सकती है इसकी। जलकुंभी से विकसित है यानी कि हाइसिंथ, वाटर हाइसिंथ होता है, उससे विकसित किया जाता है इसको। यानी कि आप देखते होंगे जो पानी होता है झीलों का, उसके ऊपर जो हाइसिंथ डेवलप हो जाते हैं उससे इसको विकसित किया जाता है। आर्द्रभूमि यानी कि वेटलैंड, दीपोरबिल के जलीय पारिस्थितिकी तंत्र में सुधार के माध्यम से इसको बनाया गया है। और इसका मकसद क्या है? जलकुंभी को हटाना, यानी कि वो जो वाटर हाइसिंथ है जो वाटर इकोलॉजी को नुकसान पहुंचाता है उसको हटाना इसका उद्देश्य है, उसमें भी ये काम आता है। अगली न्यूज़ है हमारी उन्नत रसायन सेल, एडवांस्ड केमिस्ट्री सेल। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आयात कम करने के लिए उन्नत रसायन सेल यानी कि एडवांस्ड केमिस्ट्री सेल बैटरी भंडारण के निर्माताओं के लिए 18,100 करोड़ रुपए की उत्पादन लिंक्ड प्रोत्साहन योजना, उत्पादन प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम को मंजूरी दी है। अब ये क्या है? उन्नत रसायन विज्ञान सेल बैटरी भंडारण पर राष्ट्रीय कार्यक्रम, किसके अंतर्गत है? ये भारी उद्योग और सार्वजनिक उद्यम मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज एंड सार्वजनिक उद्योग पब्लिक एंटरप्राइजेस मंत्रालय। इसका उद्देश्य क्या है? घरेलू इकाइयों में निर्मित उत्पादों की बिक्री में वृद्धि पर कंपनियों को प्रोत्साहन देना, यानी कि घरेलू अगर डोमेस्टिक कंपनीज इस तरह के प्रोडक्शन करती हैं तो उनको प्रोत्साहन देना, इंसेंटिव देना और मोटिवेट करना। विदेशी कंपनियों को भारत में इकाइयाँ स्थापित करने के लिए आमंत्रित करता है ये, यानी कि ये प्रोडक्ट लिंक्ड स्कीम जो है ये विदेशी कंपनियों को भारत में यूनिट स्थापित करने के लिए भी ये प्रोत्साहित करता है। स्थानीय कंपनियों को मौजूदा विनिर्माण इकाइयों की स्थापना या विस्तार करने के लिए प्रोत्साहित करता है, यानी कि जो लोकल और डोमेस्टिक कंपनीज हैं उनको एक्सपेंड करने के लिए ये प्रोत्साहित करता है और पैसा प्रोवाइड करता है। उन्नत रसायन विज्ञान सेल क्या है? उन्नत भंडारण प्रौद्योगिकी की नई पीढ़ी, न्यू जनरेशन। दूसरा, रासायनिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन। ये इलेक्ट्रिक वाहन उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग और बिजली ग्रिड
इसका लक्ष्य है। और लाभ इसमें क्या है, भारत में बैटरी भंडारण के लिए मांग सृजन करना, यानी और दूसरा मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत में इसमें के अंतर्गत इसको जारी किया गया है। इलेक्ट्रॉनिक वाहनों की मांग, कम प्रदूषणकारी, भारत के ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन को कम करना, हर साल लगभग 20,000 करोड़ रुपए आयात प्रतिस्थापन को हटाना, यानी कि जो इंपोर्ट होता है हर साल 20,000 करोड़ रुपए का भारत में इन बैटरीज का इंपोर्ट किया जाता है, उसको खत्म करना, अनुसंधान एवं विकास को प्रोत्साहन देना और नई और आला सेल प्रौद्योगिकियों को बढ़ावा देना, यानी कि नई और आला उच्च सेल प्रौद्योगिकियों को बढ़ावा देना, यानी कि हाई एंड सेल टेक्नोलॉजीज़ को बढ़ावा देना इसका उद्देश्य है। अगली न्यूज़ है हमारी इंडिकेटिव नोट्स। तो आपसे डायरेक्ट पूछा जा सकता है, जैसे कि आपने देखा होगा पी नोट्स के संबंध में, बताइए ये पी नोट से संबंधित एक क्वेश्चन आया था इकोनॉमी से रिलेटेड, यूपीएससी ने पूछा था। तो आपसे इंडिकेटिव नोट्स भी पूछा जा सकता है, क्योंकि ये टर्म कुछ ऐसे होते हैं जिसमें बच्चे आसानी से कन्फ्यूज हो जाते हैं। तो आपसे पूछा जा सकता है, हाल ही में चर्चा में रहा इंडिकेटिव नोट्स के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, या इंडिकेटिव नोट्स के संबंध में हाल ही में चर्चा में रहा इंडिकेटिव नोट्स क्या है, निम्न में से क्या है। तो आप बहुत आसानी से कंफ्यूज हो सकते हैं कि ये कुछ करेंसी या इकोनॉमी से रिलेटेड टर्म है, जबकि ये हमारे सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड टर्म है। तो भारत के मुख्य न्यायाधीश NV रमन्ना, जो हमारे नए मुख्य न्यायाधीश हैं, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट की आधिकारिक वेबसाइट इंडिकेटिव नोट्स, ये आधिकारिक सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट्स हैं, इसकी नई सुविधा शुरू की। समझने में आसान प्रारूप में ऐतिहासिक निर्णयों का संक्षिप्त सारांश इस वेबसाइट पर आपको मिल जाएगा। इसका उद्देश्य है ये मीडिया कर्मियों और आम जनता के लिए एक उपयोगी संसाधन के रूप में काम करेगा, जो अदालत के फैसलों के बारे में बेहतर जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं। तो एक छोटी सी न्यूज़ थी, लेकिन एग्जाम पर्सपेक्टिव से बेइंतहा और बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। अगली न्यूज़ है हमारी फरजत बी गैस फील्ड। ये कई सालों से चर्चा में है और इस बार बहुत ज़्यादा चर्चा में थी इस साल मई में। क्यों? ईरान ने घरेलू गैस उत्पादक पेट्रोपार्स इसकी एक घरेलू कंपनी है, उसको फरजत बी गैस फील्ड का क्षेत्र एलोकेट कर दिया है। पहले ये किसके पास था? भारत के पास। फरजत बी गैस फील्ड क्या है? ONGC विदेश लिमिटेड द्वारा इसको 2008 में इसको अथॉरिटी दी गई थी यहाँ से तेल को एक्सट्रैक्ट करने के लिए। अब स्थिति क्या है, यानी कि इसकी लोकेशन फारस की खाड़ी यानी कि ईरान में है। ये क्षेत्र की खोज के लिए अनुबंध कब हुआ था? 2002 में भारतीय संघ द्वारा हस्ताक्षरित, यानी कि यूनियन ऑफ इंडिया द्वारा ईरान के साथ समझौता किया गया था 2002 में। इस अनुबंध को 2009 में समाप्त कर दिया गया। अब भारत के लिए इससे कंसर्न क्या है? चीन का बढ़ता प्रभाव, 25 साल के रणनीतिक सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर करना, सुरक्षा और सैन्य भागीदारी, अफगानिस्तान, चाबहार और अंतर्राष्ट्रीय उत्तर दक्षिण परिवहन गलियारा, यानी कि इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर। इस ट्रेड कॉरिडोर से भी बाधाएं उत्पन्न हो सकती हैं, जो भारत का चाबहार पोर्ट आपका जो ईरान का जो चाबहार पोर्ट है, चाबहार पोर्ट के थ्रू हमारा यहाँ से कनेक्शन जो होता है अफगानिस्तान तक हम रोड कनेक्टिविटी जो आपने देखा पड़ा होगा, जायदान डेलाराम हाईवे, यहाँ से आपका चाबहार पोर्ट से यहाँ तक कनेक्टिविटी प्रदान की जाती है अफगानिस्तान को। तो उसके लिए भी ये बहुत ज़्यादा हमारे गंभीर चिंता का विषय है। हाल ही में आपने देखा होगा पिछले 1-1.5-2 साल में हमारे सारे ही जितने भी कंट्रीज़ हैं, बॉर्डर कंट्रीज़, यानी कि हमारे जो पड़ोसी मुल्क हैं, सभी से ही हमारे टर्म्स पे बहुत ज़्यादा फ़र्क आया है, बहुत ज़्यादा ख़राब हुए हैं। तो उसी की दृष्टि में अगर ईरान को भी ले लिया जाए, जो हमारा फार नेबर कंट्री है, फार नेबर क्योंकि बीच में सिर्फ पाकिस्तान ही है, तो फार नेबर कंट्रीज़ की दृष्टि से भी ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। इसमें क्या है, भारत की ऊर्जा सुरक्षा, ईरानी तेल खरीदना बंद कर दिया गया है यूएस के दबाव में। इसका 90% आयात अब इस्लामिक राष्ट्र से हो रहा है, यानी कि गल्फ कंट्रीज से हो रहा है। ईरान फारस की खाड़ी क्षेत्र के सभी देशों में भारत से सबसे नज़दीक है। क्षेत्र में भारत की भूमिका पश्चिमी एशिया में भारत की संतुलन नीति के लिए महत्वपूर्ण है। ईरान और मध्य एशिया से जुड़ाव, यानी कि सेंट्रल एशिया से कनेक्टिविटी के लिए, जैसे कि मैंने आपको बताया, जायदान डेलाराम हाईवे की कनेक्टिविटी कहाँ से होती है? चाबहार पोर्ट से। आपके चाबहार और बंदर अब्बास जो पोर्ट हैं, दोनों इन पोर्ट से यहाँ से कनेक्टिविटी प्रदान की जाती है। और शांतिपूर्ण अफगानिस्तान के लिए भारत का इस पोर्ट पर यहाँ पर इनका कंट्रोल रहना और कंट्रोल के थ्रू यहाँ फरजत बी गैस फील्ड पर कंट्रोल लेना भी भारत के लिए महत्वपूर्ण है। अगली न्यूज़ है हमारी बाल विवाह से रिलेटेड, चाइल्ड मैरिज से रिलेटेड है अगली न्यूज़ हमारी। तो कर्नाटक में अब हमारे लिए न्यूज़ क्या है, कर्नाटक में कुछ कार्यकर्ताओं और संगठनों ने महिला और बाल विकास मंत्रालय के समक्ष लॉकडाउन में बाल विवाह बढ़ने का मुद्दा उठाया है। देखिए, जैसे कि लॉकडाउन चल रहा है, तो लॉकडाउन की वजह से लास्ट ईयर क्या हुआ है कि ज़्यादा भीड़ जमा करना प्रतिबंध था उस पर। जैसे कि आपको पता होगा कि शादियों में तो काफ़ी सारे लोग होते हैं, तो 50 की लिमिट कर दी गई थी, 25-25 दूल्हा और दुल्हन दोनों की तरफ से। तो अब लोगों ने क्या किया है कि जैसे कि चोरी छुपे शादियां हो रही थी पिछले 1-1.5 साल से, तो उसमें बाल विवाह भी बहुत ज़्यादा प्रमोट हुआ है, यानी कि कम उम्र लड़कियों की भी बहुत ज़्यादा शादियां की गई हैं, क्योंकि ड्रॉप आउट ज़्यादा बढ़ गया है, स्कूल ड्रॉप आउट बहुत बढ़ा है पिछले 2 साल में। तो इसमें
इस मुद्दे को उठाने के लिए कर्नाटक में इसका मुद्दा बहुत ज़्यादा ज्वलन तौर पर उठाया गया है। अब इसमें बाल विवाह से रिलेटेड अब आपको पढ़ना यह है कि बाल विवाह क्या है। 18 साल से कम की उम्र से पहले शादी को बाल विवाह के अंतर्गत रखा जाता है। औपचारिक विवाह और अनौपचारिक मिलन दोनों, यानी कि औपचारिक और अनौपचारिक में दोनों तरह के विवाह आते हैं, जो सहमति से हों और जो चाहे वो ज़बरदस्ती हुए हों, मतलब बिना सहमति के लड़की की। दोनों ही तरह के विवाह इसमें इंक्लूड होते हैं। संयुक्त राष्ट्र बाल कोष यूनिसेफ ने, अब यूनिसेफ के बारे में देख लेते हैं जो बाल विवाह से रिलेटेड है। जो भारत में हर साल कम से कम 15 लाख लड़कियों का बाल विवाह किया जाता है। विश्व में बाल वधू की सबसे बड़ी संख्या कहाँ है? भारत में। वैश्विक कुल का 1/3 यानी कि टोटल जो ग्लोबल का जितनी विश्व में बाल विवाह होते हैं उसका 1/3 खाली भारत में ही होता है। और द लैंसेट की रिपोर्ट क्या कहती है? दुनिया भर में 2.5 मिलियन लड़कियां हैं जो बाल विवाह से ग्रस्त हैं। इसमें जोखिम क्या है? अगले 5 साल में कोविड-19 महामारी में और भी ज़्यादा इसकी प्रवृत्ति बढ़ी हुई देखने को मिल सकती है। अब सरकार की पहल क्या है भारत में इसमें? इस दृष्टि से बाल विवाह निरोध अधिनियम 1929 शुरू किया गया था। विशेष विवाह अधिनियम 1954, बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006, जया जेटली समिति, केंद्रीय महिला और बाल विकास मंत्रालय और बाल विवाह की रोकथाम की SDG 5 का हिस्सा है, यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 5 का ये हिस्सा है बाल विवाह पर रोक। तो आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन में पूछा जा सकता है निम्न में से कौन बाल विवाह से संबंधित नहीं है? तो आपको ये चारों पांचों चीज़ें दी जा सकती हैं। बाल विवाह निरोध अधिनियम ये तो आप समझ सकते हैं, विशेष विवाह अधिनियम ये भी समझ सकते हैं आप, बाल विवाह निषेध अधिनियम, जया जेटली समिति अगर आ गया तो आप सोचेंगे कि ये पता नहीं किससे रिलेटेड है, तो SDG 5 या SDG अलग कुछ नंबर दे दिया जाएगा। तो ये सारे बाल विवाह से रिलेटेड पॉइंट है। अगली न्यूज़ है हमारी स्पोर्ट गोल्ड एक्सचेंज, इकॉनमी से रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, बहुत इंपॉर्टेंट। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी ने स्पोर्ट गोल्ड एक्सचेंज स्थापित करने की एक रूपरेखा का प्रस्ताव रखा है। देखिए सेबी के द्वारा ये शुरू किया गया है स्पोर्ट गोल्ड एक्सचेंज। अब वो जो सॉवरेन गोल्ड स्कीम थी वो किसके द्वारा लॉन्च की गई थी? वो रिजर्व बैंक द्वारा। स्पोर्ट एक्सचेंज तत्काल डिलीवरी के लिए, कारोबार के लिए वित्तीय संसाधन सेबी सांविधिक निकाय है इसका। अप्रैल 1992 में स्थापित किया गया था सेबी को। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम 1992 के तहत गोल्ड एक्सचेंज की रूपरेखा क्या है? पहली किस्त, एक इकाई जो सोना पहुंचाने के इच्छुक है एक्सचेंज प्लेटफॉर्म पर सेबी द्वारा विनियमित वॉल्ट मैनेजर से संपर्क करना होगा। यानी कि अगर किसी को 1 यूनिट सोना खरीदना है यानी कि 1 ग्राम, तो उसको किससे संपर्क करना होगा? वॉल्ट मैनेजर से। और वॉल्ट मैनेजर तिजोरी प्रबंधक, वॉल्ट मैनेजर कौन होता है? तिजोरी प्रबंधक। और एक EGR कौन है? EGR कौन है इसमें? इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड रसीद इसमें होती है, इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड रिसिप्ट। ये दूसरी किस्त जारी करेगा एक लाभकारी स्वामी, यानी कि जो बेनिफिशियरी है ऑनर, उसको EGR को एक तिजोरी प्रबंधक को सौंप देगा। या EGR का क्या चीज़ है इसमें? इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड रिसिप्ट। ये वॉल्ट मैनेजर को सौंप दी जाएगी और तीसरी किस्त में सोने की डिलीवरी होगी। यानी कि इसको 3 किस्त में 3 आपकी जो किस्त होती हैं इंस्टॉलमेंट, उन 3 इंस्टॉलमेंट में डिलीवरी की जाएगी। पहले इंस्टॉलमेंट में क्या किया जाएगा? पहले इंस्टॉलमेंट में उसे 1 यूनिट के लिए संपर्क करना होगा वॉल्ट मैनेजर से। दूसरी यूनिट क्या करेगी? दूसरी यूनिट में इलेक्ट्रॉनिक रिसिप्ट दी जाएगी, वॉल्ट मैनेजर के द्वारा जारी करेगा। और फिर इलेक्ट्रॉनिक जो रिसिप्ट होगी EGR, उसको सोने की डिलीवरी उसके थ्रू कर दी जाएगी। सामान्य इंटरफेस क्या है? वॉल्ट मैनेजर, डिपॉजिटरी क्लियरिंग कॉर्पोरेशन ऑफ स्टॉक एक्सचेंज। प्रस्तावित मूल्य पर इसमें EGR 1 किलोग्राम से 1 किलोग्राम, 100 ग्राम, 50 ग्राम, 5 ग्राम और 10 ग्राम है। डिलीवरी के समय EGR और IGST एकीकृत माल और सेवा कर के व्यापार पर STT सुरक्षा लेन देन कर ये लगाया जाएगा। STT सुरक्षा यानी कि आपकी सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स ये लगाया जाएगा इस EGR पर। तो आपको ये सारे पॉइंट्स पता होने चाहिए। अब सफ़ेद कवक या KDD ऑसिस, तो आपको आज इसमें देखिए पिछले मई मंथ में कोविड से रिलेटेड न्यूज़ ज़्यादा थी। तो उस संदर्भ में जैसे कि आपका जनरल साइंस का टॉपिक है आपके सिलेबस में, तो जनरल साइंस के संदर्भ में आपको बीमारियां पता होना चाहिए और बीमारियों के जो कारण हैं, कारक जो हैं, वो कारक के बारे में भी पता होना चाहिए। उसी संदर्भ में हमारा कैंडिडियोसिस ये इंपॉर्टेंट है। जैसे कि केंद्र राज्य सरकारों ने काला कवक जिसे म्यूकोसिस को महामारी घोषित करने के लिए कहा गया है, वो सफ़ेद कवक या कैंडिडियोसिस नामक संक्रमण से भी कुछ लोगों को प्रभावित करने के लिए प्रभावित पाया गया है। अब कोविड-19 के मरीज़ में सफ़ेद फंगस के लिए अधिक संक्रामक है, यानी कि जो वाइट फंगस है वो सबसे ज़्यादा खतरनाक है और सबसे ज़्यादा जल्दी फैल रहा है। तो सफ़ेद कवक को क्या कहा जाता है? ये आपसे मैच द फॉलोइंग में भी पूछा जा सकता है। काला कवक निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? इस तरह से भी क्वेश्चन UPSC पूछती है। काला कवक उसके सामने लिख दिया जाएगा म्यूकोर्मिकोकस
और सफ़ेद कवक कैंडिडियोसिस, ये आपको पता होना चाहिए, सफ़ेद कवक को कैंडिडियोसिस कहा जाता है क्योंकि ये फेफड़ों और इसी तरह के लक्षणों को प्रभावित करता है। कोरोना वायरस की तरह ये बनता है। काला कवक क्या है, ये गंभीर है लेकिन दुर्लभ फंगल संक्रमण है, यानी कि ये बहुत रेयरली फंगल इन्फेक्शन है। ये काला कवक कम होता है लेकिन ये सफ़ेद फंगस जो है बहुत ज़्यादा संक्रामक है। ये सांचे के समूह के कारण होता है जिसे कहा जाता है हेमियोकार्माइटिस। सफ़ेद कवक या कैंडिडियोसिस, ये कैंडिडा नामक यीस्ट, ये एक प्रकार का फंगस होने के कारण फंगल संक्रमण करता है। ये कैंडिडा से फैलता है, कैंडिडा नामक फंगस से फैलता है। अब कैंडिडा सामान्य रूप से कहाँ पर पाया जाता है, त्वचा पर या शरीर के अंदर, यानी कि ये स्किन के जरिए भी फैल सकता है और ये शरीर के अंदर भी बहुत फैल सकता है। किन स्थानों में, जैसे कि मुंह, गला, आंत और बिना किसी समस्या के, यानी कि ये किसी मुंह, गले, आंत के जरिए आपके शरीर में पहुंच सकता है या आपकी त्वचा पर भी हो सकता है, और लेकिन ये आपको पता नहीं चलेगा, कोई भी समस्या आपकी ये पैदा नहीं करेगा। लेकिन आगे चल के ऐसा हो सकता है कि ये क्या करे, ये जब संक्रमण जो नियंत्रण के बाहर हो जाए तो फिर ये संक्रमित होने की वजह से इससे नुकसान हो सकता है। ये शरीर में अगर गहराई से प्रवेश कर जाए, जैसे रक्त प्रवाह या आंतरिक अंग में जैसे किडनी, हृदय या मस्तिष्क, तो ये नुकसान पहुंचा सकता है और इससे जान भी जा सकती है। अगली न्यूज़ है हमारी कोविसेल्फ। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ICMR ने कोविड-19 के लिए भारत के पहले सब उपयोगी सेल्फ यूज्ड रैपिड एंटीजन टेस्ट को कोविसेल्फ नाम की मंजूरी दी। देखिए कोविसेल्फ जो है वो क्या है, वो ICMR के द्वारा डेवलप किया गया रैपिड एंटीजन टेस्ट, इसका नाम है, क्या नाम है इसका, कोविसेल्फ। तो कोविसेल्फ कोई वैक्सीन नहीं है, ये एंटीजन टेस्ट का नाम कोविसेल्फ दिया गया है। तो किसके द्वारा दिया गया है, किसने बनाया, भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद। किसके द्वारा विकसित है, ये माईलैब डिस्कवरी सॉल्यूशंस पुणे द्वारा स्थित एक मॉलिक्यूलर कंपनी, यानी कि माईलैब डिस्कवरी सॉल्यूशन पुणे द्वारा ये बनाया गया है। कोविसेल्फ क्या है, रैपिड एंटीजन टेस्ट 15 मिनट के भीतर परिणाम देता है, मोबाइल ऐप के साथ समन्वित है जिसे कोविसेल्फ कहा जाता है। कोविसेल्फ क्या है, मोबाइल ऐप भी है। पॉजिटिव केस की रिपोर्ट सीधे ICMR पोर्टल पर फीड करता है। ICMR ने केवल इस परीक्षण की सलाह दी जो सकारात्मक रोगियों के लक्षण या उच्च जोखिम वाले संपर्क में है, यानी कि ऐसे लोगों पर ये इस्तेमाल किया जाता है जो ऐसे लोगों के संपर्क में हैं जिनको कोविड-19 से जो ग्रसित हैं, और ऐसे लोगों के संपर्क में लोगों को की जांच करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है और घर पर परीक्षण करने की उन्हें, यानी कि घर पर टेस्ट करने की उन्हें ज़रूरत है, ऐसे लोगों के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। सार्वजनिक स्थानों पर सामान्य स्क्रीनिंग के लिए इस परीक्षण की सलाह नहीं दी जाती, यानी कि सामान्य पब्लिक प्लेसेस पर इसको यूज़ नहीं किया जा सकता क्योंकि वहाँ पर ये कारगर नहीं है। 100 परीक्षण के लाभ, लागत प्रभावी है, परीक्षण वे है, प्रयोगशाला में RT-PCR और RAT का से सस्ता है, संचरण से इसके कम जोखिम है, उन प्रयोगशालाओं पर बोझ कम करता है जो वर्तमान में 24 घंटे काम कर रही हैं, बड़े पैमाने पर निगरानी के उद्देश्य को पूरा करने में मदद करता है। अब इससे कंसर्न्स क्या है, नमूना सही ढंग से एकत्रित नहीं किया जाता है अगर स्वैब स्टिक दूषित हो गई। स्वैब स्टिक क्या है, जो स्टिक आपके गले में डालकर आपका स्वैब, यानी कि आपके लार से जो सैंपल लिया जाता है, अगर वो स्वैब स्टिक दूषित हो गई है, यानी कि गंदी है या किसी भी तरह का पॉल्यूटेड है, तो उस पर सही सैंपल, उसके रिजल्ट सही नहीं आएंगे। अगली न्यूज़ हमारी छोटी सी न्यूज़ है। युवा मामले और खेल मंत्रालय ने कर्नाटक की वी तेजस्विनी बाई के लिए 2 लाख रुपए की राशि की मंजूरी दी, जिन्होंने 2011 में अर्जुन पुरस्कार जीता और क्रमशः 2010 खेल और 2014 एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाली महिला कबड्डी टीम की सदस्य थी। तो अब खिलाड़ियों के लिए पंडित दीनदयाल उपाध्याय राष्ट्रीय कल्याण कोष से वित्तीय सहायता को इनको मंजूरी दी गई। तो आपके लिए ये न्यूज़ इंपॉर्टेंट है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय राष्ट्रीय कल्याण कोष क्या है, किससे रिलेटेड है। तो आपको, क्योंकि स्पोर्ट की न्यूज़ से क्वेश्चन आता है EPFO के एग्जाम में, तो इस दृष्टि से आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो ये छोटी सी न्यूज़ थी। अगली न्यूज़ है बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़, चीन भारत विवाद सीमा। चीन ने भारत में अरुणाचल प्रदेश के साथ विवाद सीमा के साथ दूर दराज क्षेत्रों में भारत में अधिक पहुँच को सक्षम करने के लिए रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण राजमार्ग का निर्माण पूरा किया है। क्या क्या है, जो चाइना ने हमारे यहाँ इंडिया के बॉर्डर के पास रोड डेवलपमेंट पूरा कंप्लीट किया है। निर्माण कब शुरू हुआ था, 2014 में। तिब्बत में सीमावर्ती क्षेत्रों में व्यापक बुनियादी ढांचे को आगे बढ़ाने का हिस्सा था। यह राजमार्ग क्या करता है, ब्रह्मपुत्र नदी का ग्रैंड कैनियन, जो जिसे तिब्बत में यारलुंग जांगबो के नाम से जाना जाता है, वो ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत की सबसे लंबी नदी है। चीन अरुणाचल प्रदेश को दक्षिण तिब्बत के हिस्से के रूप में दावा करता है, जिसे भारत ने दृढ़ता से खारिज किया है। अब यहाँ पर डेवलपमेंट क्या क्या हुई है, राजमार्ग शहर को निंगची और मैडो काउंटी से जोड़ने वाली सड़क की लंबाई को कम कर देता है, यानी कि जो राजमार्ग चाइना द्वारा बनाया गया है वो निंगची और मैडो काउंटी से जोड़ने वाली सड़क की लंबाई को कम करता है और यात्रा के समय को 8 घंटे तक कम करता है। चीन द्वारा अन्य रणनीतिक निर्माण क्या किए गए हैं, 2020 में चीन ने रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण रेलवे लाइन पर काम शुरू किया, जो सिचुआन प्रांत के तिब्बत में निंगची से जोड़ेगी और अरुणाचल प्रदेश की सीमा के करीब है। जनवरी 2021 में अरुणाचल प्रदेश के बुमला दर्रा से 5 किलोमीटर दूर 3 गांवों का निर्माण किया। 2020 में उपग्रह चित्र से उभर कर सामने आया, जिसमें भूटान की
अपनी भूमि के रूप में देखे जाने वाले क्षेत्र में 2 से 3 किलोमीटर में निर्मित पंगडा नामक एक नया गांव दिखाई दिया। और 2017 में क्या किया, सरकार ने सीमावर्ती क्षेत्रों के माध्यम से संपन्न गांवों के निर्माण की योजना शुरू की है। ये सब चाइना ने डेवलपमेंट किए हैं हमारे इंडिया के बॉर्डर के पास, अरुणाचल प्रदेश के बॉर्डर के पास। अगली न्यूज़ है हमारी डाई अमोनियम फास्फेट DAP। फार्मर्स का इशू आपको पता है पिछले 8 महीने से न्यूज़ में है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जितने भी एग्रीकल्चर की फील्ड में डेवलपमेंट्स हुए हैं या स्कीम्स लॉन्च की गई हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। कम से कम 4 से 5 क्वेश्चन आने की पूरी संभावना है, चाहे वो साइंस से रिलेटेड करके आए। जो एग्रीकल्चर के क्वेश्चन साइंस से रिलेटेड करके भी आ सकते हैं, स्कीम्स पर बेस्ड भी आ सकते हैं, और आपकी स्कीम्स के साथ साथ टेक्नोलॉजी पर बेस्ड भी आ सकते हैं। ये एग्रीकल्चर्स के इन तीनों पार्ट्स को आप याद रखेंगे, बहुत उन पर फोकस कीजिए। जो पार्ट आपका साइंस से रिलेटेड होता है एग्रीकल्चर का, जो करंट से रिलेटेड है और जो स्कीम से रिलेटेड है और जो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है, ये सारे पार्ट से आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। सरकार ने किसानों के लिए बिक्री मूल्य को मौजूदा स्तर पर बनाए रखने के लिए डाई अमोनियम फास्फेट उर्वरक पर सब्सिडी को 140% बढ़ाया है। DAP यानी कि डाई अमोनियम फास्फेट, इसमें इस्तेमाल होने वाले फास्फोरिक एसिड, अमोनिया आदि की अंतर्राष्ट्रीय कीमतें 60 से 70% तक बढ़ गई हैं। उसके बावजूद भी जो हमारे यहाँ सब्सिडी है उसको 140% तक बढ़ा दिया गया है। अब डाई अमोनियम फास्फेट क्या है? यूरिया के बाद भारत में दूसरा सबसे अधिक इस्तेमाल किया जाने वाला उर्वरक है। इसके एप्लीकेशन बुआई से ठीक पहले, यानी कि इसका एप्लीकेशन क्या है, उपयोग क्या है, बुआई से ठीक पहले या शुरुआत में किया जाता है। जड़ विकास को उत्तेजित करता है, यानी कि जड़ों की विकास को बढ़ाता है। किसानों के लिए फास्फोरस का पसंदीदा स्रोत है, यानी कि किसान फास्फोरस के इस्तेमाल के लिए DAP को सबसे ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। यूरिया पसंदीदा नाइट्रोजन युक्त उर्वरक है, यानी कि यूरिया को किस लिए इस्तेमाल किया जाता है, नाइट्रोजन के पर्सपेक्टिव से, और DAP को किस लिए इस्तेमाल किया जाता है, फास्फोरस की दृष्टि से। फास्फोरस के लिए सबसे पसंदीदा किसानों की स्रोत क्या है, किसानों की पसंद क्या है, डाई अमोनियम फास्फेट DAP उर्वरक। और अगर जहाँ नाइट्रोजन की ज़रूरत होती है तो किसानों की पसंद क्या है, यूरिया। अगली न्यूज़ है हमारी उर्वरकों के लिए सब्सिडी योजना। यूरिया की MRP तय सब्सिडी अलग अलग हो सकती है। इसमें DAP की MRP नियंत्रण ये किससे मुक्त है, सब्सिडीज में तय है, लेकिन MRP अलग अलग हो सकती है। सभी गैर यूरिया आधारित उर्वरक पोषक तत्व आधारित सब्सिडी योजना के तहत विनियमित किए जाते हैं। NBS से संबंधित मुद्दे, यानी कि NBS से जो हमारे संबंधित मुद्दे हैं वो क्या हैं, उर्वरकों की कीमतों में असंतुलन। उर्वरकों की कीमत यूरिया के अलावा 2010 से 2020 दशक में के दौरान 2.5 से 4 गुना तक बढ़ गई। अर्थव्यवस्था और पर्यावरण पर लागत, खाद्य सब्सिडी के बाद उर्वरक सब्सिडी दूसरी सबसे बड़ी सब्सिडी है, ये भी आपको पता होना चाहिए। फूड सब्सिडी के सरकार द्वारा दी जाने वाली फूड सब्सिडी के बाद सबसे बड़ी सब्सिडी कौन सी होती है भारत में, सरकार के द्वारा क्या दी जाती है, उर्वरक सब्सिडी, यानी कि फर्टिलाइजर सब्सिडी सबसे बड़ी सब्सिडी है हमारे यहाँ। दूसरी देश के मृदा स्वास्थ्य के लिए हानिकारक साबित हो रही है, क्योंकि सब्सिडी की वजह से सस्ती मिलती है। ये हमारे यहाँ जितने भी फर्टिलाइज़र हैं वो सस्ते मिलते हैं, उसकी वजह से उनका अति दोहन किया जाता है, बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है किसानों द्वारा ज़मीनों में, जिसकी वजह से लैंड डिग्रेडेशन हो रही है, यानी कि लैंड की उर्वरता में कमी आ रही है, और पानी भी कंटेमिनेटेड हो रहा है। जो भूजल स्तर है, भूजल है, उसको भी कंटेमिनेटेड हो रहा है। अगली न्यूज़ है हमारी सामाजिक सुरक्षा संहिता SS कोड, बहुत इंपॉर्टेंट लॉ की इंडस्ट्रियल रिलेशन की दृष्टि से। सोशल सिक्योरिटी कोड 2020 अनौपचारिक कार्यबल की मदद करने के लिए सामाजिक सुरक्षा संहिता SS कोड 2020 की प्रभावशीलता पर कई लोग सवाल उठा रहे हैं। तो अब ये न्यूज़ क्या है हमारे लिए इंपॉर्टेंट, SS कोड 2020 के साथ 2 अन्य कोड पारित किए गए हैं। पहला व्यावसायिक सुरक्षा स्वास्थ्य और काम की करने की स्थिति संहिता 2020, और दूसरा औद्योगिक संबंध संहिता इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड 2020। अब SS कोड 2020 के अंतर्गत क्या क्या आता है, सामाजिक सुरक्षा, सेवानिवृत्ति और कर्मचारी लाभ से संबंधित 9 नियम आते हैं। SS कोड 2020 के प्रमुख प्रावधान क्या है, असंगठित क्षेत्र, निश्चित अवधि के कर्मचारियों को, और गिग वर्कर्स। गिग वर्कर्स कौन से होते हैं, जो सीजनल काम करते हैं, यानी कि पार्ट टाइम वर्कर्स। जैसे कि अगर 1 महीने उनको काम दे दिया गया, जैसे मान लीजिए उदाहरण के तौर पर किसी काम में किसी को 10,000 रुपये मंथली सैलरी दी जा रही है, और हर महीने उसको 10,000 रुपये सैलरी दी जा रही है कंपनी के द्वारा या किसी सरकार द्वारा, लेकिन कंपनी को काम जो है सिर्फ 2 ही महीने है, और अब उसको देखना सैलरी तो उसको साल भर देना पड़ रही है, तो उसका खर्च कितना आ रहा है, 20,000 रुपये में जो काम हो सकता था वो खर्च कितना आ रहा है उसको पर 1,20,000 साल भर का। तो अब कंपनी क्या करती है, 2 महीने का अगर काम है तो डायरेक्ट कंपनी किसी को हायर करेगी गिग वर्कर को, और वो कहेगी कि हम आपको 40,000 रुपये देंगे, और आप ये काम है हमारा, चाहे आप इसको 2 महीने में करें या फिर आप 10 दिन में करके दे दें, हमें मैक्सिमम आपको 2 महीने देंगे काम करने के लिए, आप 2 महीने के अंदर हमें ये काम करके दीजिए। अब चाहे आप 10 दिन में करके दे दीजिए या 1 महीने में करके दे दीजिए, तो आपको 40,000 रुपये हम उसके पे कर देंगे। तो ये गिग वर्कर्स होते हैं जो सीजनल काम करते हैं या आपके पार्ट टाइम वर्कर्स होते हैं। प्लेटफॉर्म वर्कर्स, अंतर्राज्यीय प्रवासी श्रमिक आदि को शामिल करके व्यापक इसका कवरेज किया गया है। इन सभी श्रमिकों के पंजीकरण ऑनलाइन पोर्टल पर किया जाएगा, प्रमाणीकरण के आधार पर, यानी कि सेल्फ सर्टिफिकेशन के आधार पर। रिकॉर्डेड रिटर्न इलेक्ट्रॉनिक रूप से रखा जाएगा। सामाजिक सुरक्षा कोष
सामाजिक सुरक्षा योजनाओं को लागू करना, वेतन निर्धारण में एकरूपता लाना, वेतन के लिए व्यापक परिभाषा, वेतन की अनुचित संरचना को हतोत्साहित करना, निरीक्षक सह सुविधाकर्ता की एक बढ़ी हुई भूमिका प्रदान करना, नियोक्ता अनुपालन बढ़ाने के लिए समर्थन और सलाह की तलाश करना, कर्मचारियों के योगदान को एक जमा में करने में विफलता पर न केवल 1 लाख रुपए का जुर्माना लगता है बल्कि 1 से 3 साल की कैद भी हो सकती है। यानी कि कर्मचारियों के योगदान को जमा करने में अगर विफल हुई है कोई कंपनी तो उसको 1 लाख रुपए तक का उस पर जुर्माना लग सकता है और 1 महीने से 3 महीने तक की जेल या दोनों हो सकता है। बार बार अपराध करने के मामले में दंड और अभियोजन गंभीर अगर है तो बार बार किए गए अपराधों के लिए कोई समझौता करने की अनुमति नहीं है। यानी कि किसी भी तरह का उसमें अनुबंध नहीं, एग्रीमेंट नहीं किया जाएगा और डायरेक्ट उसको सज़ा सुनाई जाएगी। अगली न्यूज़ हमारी अपराध और आपराधिक ट्रैकिंग नेटवर्क सिस्टम CCTNS। पिछले 2 वर्षों में भारतीय सुरक्षा एजेंसियों ने 9000 से अधिक भारतीयों के पूर्वजों की जांच की और यूएस के ग्लोबल एंटी प्रोग्राम के लिए नामांकन जो करना चाहते थे उनकी जांच की। तो अपराध और आपराधिक ट्रैकिंग नेटवर्क और सिस्टम CCTNS का उपयोग पूर्ववर्ती सत्यापन के लिए किया जा रहा है। वैश्विक प्रवेश क्या है इसमें? यूएस सीमा शुल्क और सीमा सुरक्षा कार्यक्रम जो कम जोखिम वाले यात्रियों के अमेरिका पहुंचने पर उन्हें शीघ्र निकासी की अनुमति देता है। हालांकि पायलट प्रोजेक्ट अमेरिका द्वारा 2008 में शुरू किया गया, लेकिन भारत ने 2017 में इसमें ग्लोबल एंट्री का सदस्य बना। ये यूएस ग्लोबल एंट्री सिस्टम, तो ये 2017 में भारत इसका सदस्य बना है। कठोर पृष्ठभूमि जांच के बाद यात्रियों को कार्यक्रम के लिए पूर्व अनुमोदित किया जाता है। अगली न्यूज़ है हमारी इसी में है अपराध और आपराधिक ट्रैकिंग नेटवर्क सिस्टम। इसको देख लेते हैं हम। CCTNS क्या है? CCTNS केंद्र द्वारा वित्त पोषित योजना है, राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो द्वारा विकसित की गई है, मिशन मोड योजना है, राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस योजना के तहत ये गृह मंत्रालय का हिस्सा है। 2009 में इसे स्वीकृत किया गया। सुरक्षित आवेदन, देश के 97% से अधिक पुलिस थानों को ये जोड़ता है। उद्देश्य, पुलिस की कार्यप्रणाली को नागरिक हितैषी यानी कि सिविलियंस फ्रेंडली और अधिक पारदर्शी बनाना, ICT के प्रभावी उपयोग के माध्यम से नागरिक केंद्रित सेवाओं के वितरण में सुधार करना, सिविल पुलिस के जांच अधिकारियों को अपराध की जांच और अपराधों का पता लगाने की सुविधा के लिए उपकरण, प्रौद्योगिकी और सूचना प्रदान करना। अगली न्यूज़ हमारी भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया। ये प्रतिस्पर्धा आयोग का 12वां वार्षिक दिवस 20 मई को मनाया गया। तो अब हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है? भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग, क्योंकि EPFO की दृष्टि से ये डिपार्टमेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये कमीशन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये एक सांविधिक निकाय है यानी कि स्टैट्यूटरी बॉडी है। प्रतिस्पर्धा अधिनियम 2002 के उद्देश्यों को लागू करती है। केंद्र सरकार द्वारा स्थापित है। 14 अक्टूबर 2003 से प्रभावी है। 20 मई 2009 को पूरी तरह कार्यात्मक ये हुआ है और तो जिस दिन कार्यात्मक हुआ है उस दिन को इसके दिवस के रूप में, वार्षिक दिवस के रूप में मनाया जाता है। संरचना, इसका स्ट्रक्चर क्या है? एक अध्यक्ष होता है, 6 सदस्य होते हैं जो केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। अब इसके कार्य क्या हैं? और भूमिका, प्रतिस्पर्धा पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाली प्रथाओं को समाप्त करना, प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देना और बनाए रखना, उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करना, भारत के बाजारों में व्यापार की स्वतंत्रता सुनिश्चित करना। उपाय इसमें क्या है? उपभोक्ता कल्याण, आर्थिक गतिविधियों में निष्पक्ष और स्वस्थ प्रतिस्पर्धा सुनिश्चित करना, क्षेत्रीय नियामकों के साथ प्रभावी संबंधों और अंतःक्रियाओं का विकास और पोषण करना, प्रतिस्पर्धा कानून के अनुरूप क्षेत्रीय नियामक कानूनों का सुचारू संरेखण सुनिश्चित करना। अगली न्यूज़ हमारी इसमें भारत में डेटा संरक्षण। इलेक्ट्रॉनिक्स और IT मंत्रालय ने व्हाट्सएप को एक नोटिस भेजकर अपनी गोपनीयता नीति के एक विवादास्पद अपडेट को वापस लेने के लिए कहा है। जैसे कि आपको पता होगा एंड टू एंड एन्क्रिप्शन होता है व्हाट्सएप में, तो उस चीज़ को ख़त्म करने के लिए ये डेटा संरक्षण प्रणाली की न्यूज़ में थी। तो व्हाट्सएप की अपडेट प्राइवेसी पॉलिसी के मुताबिक यूजर्स ऐप को उसके पेरेंट फेसबुक के साथ डेटा जैसे लोकेशन और नंबर शेयर करने से तब तक नहीं रोक पाएंगे जब तक कि वे अपने अकाउंट को पूरी तरह से डिलीट नहीं कर देते। सरकार के अनुसार मैसेजिंग ऐप नई गोपनीयता नीति से बाहर निकलने के विकल्प के मामले में यूरोप के उपयोगकर्ताओं की तुलना में भारतीय उपयोगकर्ताओं के साथ भेदभाव करता है। तो अब इसमें डेटा सुरक्षा पर कानून क्या है? महत्वपूर्ण जानकारी को भ्रष्टाचार, समझौता या हानि से सुरक्षित रखने की प्रक्रिया, बनाए और संग्रहित डेटा की मात्रा में अभूतपूर्व दर से वृद्धि जारी है। इसमें इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया के डिजिटल इन इंडिया रिपोर्ट 2019 के द्वारा लगभग 504 मिलियन सक्रिय वेब उपयोगकर्ता हैं। भारत का ऑनलाइन बाजार चीन के बाद दूसरे स्थान पर है। लाभ का महत्वपूर्ण स्रोत है और गोपनीयता के आक्रमण के लिए संभावित इसमें अवसर हैं। अगली न्यूज़ है इसी में ही न्यूज़ है। दुनिया भर में डेटा संरक्षण के लिए कौन कौन से कानून है? यूरोपीय यूनियन का कौन सा कानून है? सामान्य डेटा संरक्षण विनियमन GDPR, जनरल डेटा प्रोटेक्शन रूल। अमेरिका में कौन सा? क्षेत्रीय कानून जिसे US गोपनीयता अधिनियम कहते हैं 1974, जिसे ग्राम लीच ब्ली अधिनियम के नाम से भी जाना जाता है। ग्राम लीच ब्ली अधिनियम के नाम से जाना जाता है। भारत में पहल कौन सी? सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000, व्यक्तिगत डेटा संरक्षण विधेयक, पर्सनल डेटा संरक्षण विधेयक 2019, निजता का अधिकार मौलिक अधिकार के रूप में,
KS पुट्टास्वामी बनाम भारत संघ 2017 का ऐतिहासिक निर्णय, ये सब डेटा संरक्षण से के तहत पहल की हुई थी हमारे यहाँ। अगली न्यूज़ है हमारी डिजिटल परिवर्तन, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन। जनजातीय मामलों के मंत्रालय ने एकलव्य मॉडल आवासीय स्कूलों और आश्रम स्कूलों जैसे स्कूलों के डिजिटल परिवर्तन का समर्थन करने के लिए माइक्रोसॉफ्ट के साथ एक समझौता ज्ञापन हस्ताक्षर किया। इसका उद्देश्य क्या है? समावेशी कौशल आधारित अर्थव्यवस्था का निर्माण करना, कृत्रिम बुद्धिमत्ता पाठ्यक्रम विकसित करना, सभी एकलव्य मॉडल आवासीय स्कूलों में अंग्रेजी और हिंदी दोनों में इसको शुरू करना, अगली पीढ़ी के प्रौद्योगिकियों में शिक्षकों और छात्रों को कौशल प्रदान करना। पहले चरण में 250 EMRS स्कूल यानी कि आपके EMRS स्कूल एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल्स को माइक्रोसॉफ्ट द्वारा अपनाया गया है। 50 EMRS स्कूल को दिया गया गहन प्रशिक्षण यानी कि 50 स्कूलों को इसमें प्रशिक्षण ट्रेनिंग दी गई है और 500 मास्टर प्रशिक्षकों को प्रशिक्षित किया जाएगा इसमें, यानी कि 500 टीचर्स को ट्रेन किया जाएगा और 550 स्कूलों को ट्रेंड किया जाएगा। भारत के सभी राज्यों के शिक्षकों को चरणबद्ध तरीके से प्रशिक्षित किया जाएगा। शिक्षक माइक्रोसॉफ्ट शिक्षा केंद्र से पेशेवर ई-ब्रिज और ई प्रमाण पत्र अर्जित करेंगे, यानी कि इनको ई प्रमाण पत्र इलेक्ट्रॉनिक सर्टिफिकेशन भी प्रोवाइड किया जाएगा। इसमें शामिल है सामाजिक भलाई और संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्य SDG के लिए SI अनुप्रयोग। इसका लाभ क्या है? आदिवासी छात्र अपना भविष्य, अपना पर्यावरण, अपना गाँव और समग्र समुदाय बदलने की ओर ये प्रेरित होंगे। शिक्षकों का व्यावसायिक विकास इन्हें कक्षाओं में प्रौद्योगिकी का उपयोग करने में सक्षम बनाएगा। डिजिटल इंडिया मिशन की सफलता और आदिवासी छात्रों और अन्यों के बीच की खाई को ये पाटने में काम करेगा। अगली न्यूज़ है हमारी हवाना सिंड्रोम। हवाना, आपको पता होगा हवाना एक आइलैंड है अमेरिका का जो पैसिफिक ओशन में लोकेटेड है। हाल ही में 2 अमेरिकी अधिकारियों ने हवाना सिंड्रोम से जुड़ी एक रहस्यमय बीमारी का लक्षण देखे हैं। 2020 नेशनल एकेडमी ऑफ साइंसेज की रिपोर्ट अमेरिका ने निर्देशित सूक्ष्म तरंग विकिरण माइक्रोवेव रेडिएशन को हवाना सिंड्रोम का प्रशंसनीय कारण माना। मामलों की बढ़ती संख्या को एक सामूहिक मनोवैज्ञानिक बीमारी माना जा रहा है। 2016 के अंत में संयुक्त राज्य अमेरिका के कुछ राजनयिकों और कर्मचारियों ने हवाना क्यूबा में अपने प्रवास के दौरान कुछ सामान्य लक्षणों की सूचना दी। उन्होंने कुछ अजीब शारीरिक संवेदनाओं का अनुभव किया। ये कुछ ऐसी न्यूज़ है। तो सिंड्रोम के लक्षण में क्या शामिल है? इसमें दिल मतली करता है, गंभीर सिरदर्द होता है, थकान, चक्कर आना, नींद की समस्या और सुनने की क्षमता में कमी। तो सूक्ष्म ये किससे होती है? माइक्रोवेव की वजह से। माइक्रोवेव जो रेडिएशन है। अब माइक्रोवेव रेडिएशन किस चीज़ में यूज़ होती है? अब वो हथियारों में यूज़ होती है, तो उसके बारे में हम देख लेते हैं। अब हमारे लिए मेन न्यूज़ यही है। प्रत्यक्ष हथियार, ऊर्जा हथियार यानी कि डायरेक्ट एनर्जी वेपन एक प्रकार के प्रत्यक्ष ऊर्जा हथियार हैं जो एक लक्ष्य पर ध्वनि, लेज़र और सूक्ष्म तरंग के रूप में अत्यधिक केंद्रित ऊर्जा का लक्ष्य रखते हैं। तो इसमें माना जाता है कि कई देशों ने इन अधिकारों को इंसानों और इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम दोनों को लक्षित करने के लिए विकसित किया है। चीन ने पहली बार 2014 में एक एयर शो में अपने सूक्ष्म तरंग हथियार पॉली WB1 को प्रदर्शित किया था। अमेरिका ने एक प्रोटोटाइप माइक्रोवेव शैली का हथियार भी विकसित किया है जिसे वो एक्टिव डैनियल सिस्टम कहता है। एक्टिव डैनियल सिस्टम ये अमेरिका द्वारा विकसित किया गया है। ये भी आपसे मैच द फॉलोइंग में पूछे जा सकते हैं। अब हाल ही में DRDO ने रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन में उच्च ऊर्जा वाले लेज़र और माइक्रोवेव का उपयोग करके DEV विकसित करने की अपनी योजना की घोषणा की है। DEV कौन से हैं? क्या है ये? प्रत्यक्ष डायरेक्ट एनर्जी वेपन। ये हथियार चिंता का विषय है क्योंकि मशीनों और इंसानों दोनों को प्रभावित कर सकता है। ये मानव शरीर पर एक भी निशान छोड़े बिना दीर्घकालिक नुकसान पहुंचा सकता है, यानी कि शरीर पर कोई निशान नहीं आएगा और बल्कि अंदर से ही बॉडी ख़राब कर देगा, ये बेकार कर देगा। अगली न्यूज़ हमारी सिंगल यूज़ प्लास्टिक, एकल उपयोग प्लास्टिक। इसमें हाल ही में एक रिपोर्ट प्रकाशित की गई जिसमें विवरण दिया गया कि कौन एकल उपयोग प्लास्टिक बनाता है और 130 मिलियन टन जिसको जो हर साल हमारे यहाँ समुद्रों में डाल दिया जाता है और इससे कौन पैसा कमाता है। ये रिपोर्ट किसके द्वारा प्रकाशित की गई है? मिल्डरू और ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय और स्टॉकहोम पर्यावरण संस्थान। दुनिया का आधा एकल उपयोग प्लास्टिक 20 बड़ी कंपनियों द्वारा बनाया जाता है, यानी कि आधा जो है 50% प्लास्टिक खाली 20 कंपनियां ही बना रही हैं। उत्पादन को बैंकों सहित वित्तीय सेवा कंपनियों द्वारा वित्त पोषित किया जाता है, यानी कि इस उत्पादन ये जो प्रोडक्शन है इसको बैंक और फाइनेंशियल कंपनीज को द्वारा फंडिंग की जाती है। सबसे बड़े एकल उपयोग प्लास्टिक निर्माताओं में 40% आंशिक रूप से चीन और सऊदी अरब सहित सरकारों के स्वामित्व में है, यानी कि जितनी भी बड़ी कंपनियां हैं जो सबसे ज़्यादा सिंगल यूज़ प्लास्टिक मैन्युफैक्चरिंग कर रही हैं उसका 40% खाली चाइना और सऊदी अरब की कंपनियों द्वारा ही उनको फाइनेंस किया जाता है और उन्हीं के ही अंडर में ये सारी कंपनियां हैं, यानी कि उन्हीं की ही ऑनरशिप में कंपनियां हैं। अगले 5 वर्ष में उत्पादन क्षमता 30% बढ़ने का अनुमान है। अमीर और गरीब देशों के बीच उपयोग की भारी असमानता है। अमेरिका हर साल 50 किलोग्राम सिंगल यूज़ प्लास्टिक का उपयोग इस्तेमाल करता है, यानी कि अमेरिकी हर व्यक्ति 50 किलोग्राम सिंगल यूज़। एक औसत भारतीय एक अमेरिका के 12वें हिस्से से भी कम का उपयोग करता है, यानी कि एक भारतीय के मुकाबले 12 गुना ज़्यादा
सिंगल यूज़ प्लास्टिक का इस्तेमाल करता है। 8% प्लास्टिक अमेरिका में पुनर्चक्रण हो जाता है, यानी कि टोटल जितना यूज़ किया जाता है उसका 8% का रिसाइकलिंग हो जाती है। चीज़ों को बनाने के लिए बहुत सस्ता है। पुनर्नवीनीकरण प्लास्टिक की तुलना में नए उत्पादित प्लास्टिक। अब किन प्रयासों पर ध्यान केंद्रित किया जाता है? सिंगल यूज़ प्लास्टिक में उत्पादन में कटौती अब तक सीमित रही है। उपभोक्ताओं को कम प्लास्टिक का उपयोग करने के लिए राजी करने में समर्थन के प्रयास। संरक्षण हासिल करने में विफल रहे हैं। यूरोपीय संघ ने उपभोक्ता ब्रांडों को 2025 तक प्लास्टिक की बोतलों में कम से कम 30% पुनर्नवीनीकरण सामग्री का उपयोग करने का निर्देश जारी किया। अगली न्यूज़ है हमारी संरक्षित ग्रह रिपोर्ट, प्रोटेक्टेड प्लानेट रिपोर्ट 2020। ये रिपोर्ट शीर्षक वाली 2010 में संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन में जैविक विविधता पर देशों द्वारा सहमत महत्वाकांक्षी लक्ष्यों की दुनिया की प्रगति को रेखांकित किया गया है। इस रिपोर्ट में किसके द्वारा जारी की जाती है? संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP द्वारा इस रिपोर्ट को जारी किया जाता है। विश्व संरक्षण निगरानी केंद्र UNEP WCMC के द्वारा इसको जारी किया जाता है। प्रकृति के संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय संघ IUCN इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर द्वारा इसको जारी किया जाता है। नेशनल जियोग्राफिक सोसाइटी इन तीन के द्वारा इसको जारी किया जाता है। ये द्विवार्षिक ऐतिहासिक प्रकाशन है, यानी कि बाई एनियल है, यानी कि 2 साल में एक बार प्रकाशित होती है। 2020 संस्करण क्या प्रदान करता है? ये आईची जैव विविधता लक्ष्य 11 को की स्थिति पर अंतिम रिपोर्ट प्रदान करता है। अगली न्यूज़ है हमारी खरीफ रणनीति 2021, खरीफ स्ट्रेटजी 2021। ये कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा खाद्य तेलों में आत्मनिर्भरता हासिल करने के लिए खरीफ रणनीति 2021 शुरू की गई। किसानों को अधिक उपज देने वाली किस्मों के बीजों को निःशुल्क वितरण इस रणनीति का उद्देश्य खरीफ सीजन के 2021 के लिए शुरू की गई है। मिनी किट के रूप में क्षेत्र और उत्पादकता वृद्धि दोनों के लिए रणनीति तैयार की गई है। सोयाबीन और मूंगफली को इसमें रखा गया है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन तेल बीज और तेल पाम के तहत इसको शुरू किया गया है। तिलहन फसलें पीली क्रांति के नाम से जानी जाती है। कृषि अर्थव्यवस्था का दूसरा सबसे महत्वपूर्ण निर्धारक, यानी कि जितनी भी एग्रीकल्चर इकोनॉमी है उसमें दूसरे सबसे बड़ा इसका योगदान है। खेत फसलों के खंड के भीतर केवल अनाज के बाद मुख्य रूप से उनसे वनस्पति तेल प्राप्त करने के उद्देश्य से उगाया जाता है। अनुकूल पर्यावरणीय परिस्थितियों के कारण भारत बड़ी मात्रा में तिलहन का उत्पादन करने में सक्षम है। विश्व में 5वां सबसे बड़ा तिलहन फसल उत्पादक देश होने के बावजूद भारत आज भी वनस्पति तेलों के सबसे बड़े आयातकों में से एक है। यानी कि भारत जो है 5वां सबसे बड़ा उत्पादक है वनस्पति तेलों का, तिलहन का, यानी ऑयल सीड्स का 5वां सबसे बड़ा उत्पादक है। उसके बावजूद भी हम सबसे ज़्यादा इम्पोर्ट करते हैं। तिलहन की एक बड़ी मात्रा में उत्पादन में भारत में विश्व में उल्लेखनीय स्थान है। चीन के बाद भारत मूंगफली का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश है। भारत में प्रमुख तिलहन उत्पादक क्षेत्र कौन से? राजस्थान, गुजरात, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, हरियाणा, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश। इसके बाद राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन तेल बीज और पाम ऑयल खाद्य तेलों की उपलब्धता बढ़ाने के लिए खाद्य तेलों का आयात कम करना, तिलहन और ताड़ के तेल के उत्पादन और उत्पादकता में वृद्धि करना। तिलहन और तेल पाम पर राष्ट्रीय मिशन 2014-15 में शुरू किया गया और 2017-18 तक जारी रहा। केंद्र और राज्य सरकारों के बीच लागत साझा करने का पैटर्न क्या है? सामान्य श्रेणी के राज्यों के लिए 60 और 40, 60% केंद्र का योगदान और 40% राज्यों का, और उत्तर पूर्वी और हिमालय राज्यों के लिए 90% केंद्र का योगदान और 10% उन राज्यों का योगदान होगा। इस मिशन में इस तरह केंद्र जो आपका खरीफ रणनीति है, खरीफ स्ट्रेटजी 2021 में इस तरह से योगदान किया जाएगा। अगली न्यूज़ है हमारी भारत प्रत्यक्ष विदेशी निवेश FDI का इनफ्लो और आउटफ्लो के बारे में रिपोर्ट है। 2020-21 में भारत प्रत्यक्ष विदेशी निवेश में 10% की वृद्धि हुई है और इक्विटी निवेश में 19% की वृद्धि हुई, यानी कि 19% बढ़कर FDI इक्विटी निवेश कितना हो गया? $60 बिलियन और FDI टोटल वृद्धि 10% बढ़कर $82 बिलियन हो गई है। 2019-20 में भारत को FDI में $74.39 बिलियन मिले, जिससे लगभग $50 बिलियन इक्विटी निवेश के रूप में आए थे। अब इसमें शीर्ष निवेशक कौन से हैं, यानी कि टॉप इन्वेस्टर्स कौन से हैं भारत में? सिंगापुर, सभी निवेशकों का 1/3, यानी कि टोटल जितना भी तरह का इन्वेस्टमेंट हुआ है, चाहे FDI हो, चाहे FPI हो, चाहे FII हो, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हो, चाहे फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट हो, चाहे फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट हो, सभी का 1/3, टोटल का 1/3 खाली सिंगापुर द्वारा, USA द्वारा 23% FDI का और मॉरिशस द्वारा 9%। अब सऊदी अरब में सबसे तेज़ विकास हुआ है। 2019-20 में $90 बिलियन से 2020-21 में $2.8 बिलियन तक का विकास हो गया है सऊदी अरब में, इतने ज़्यादा तेज़ी से हुआ है। FDI इक्विटी अमेरिका के दुगने से अधिक है और UK में 44% की वृद्धि हुई है। शीर्ष FDI गंतव्य, यानी कि टॉप FDI के जो गंतव्य है डेस्टिनेशन गुजरात में, यानी कि हमारे जो देश के अंदर है, वो किस राज्य में सबसे ज़्यादा FDI आई है? गुजरात में। विदेशी इक्विटी प्रवाह का 37% खाली हमारा गुजरात में आया। दूसरे नंबर पे है महाराष्ट्र में 27% और तीसरे नंबर पे कर्नाटक। तो आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित को अरेंज कीजिए, डिसेंडिंग ऑर्डर में या असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कीजिए कि FDI इनफ्लो के संदर्भ में।
तो शीर्ष क्षेत्र किस क्षेत्र में सबसे ज़्यादा एफडीआई की गई है? कंप्यूटर सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर में 44%, निर्माण बुनियादी ढांचा गतिविधियाँ यानी कि कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ में 13% और सेवा क्षेत्र में सर्विस सेक्टर में 8% एफडीआई आई है। अब है COP28 कन्वेंशन ऑफ पार्टीज़, पार्टियों का सम्मेलन। संयुक्त अरब अमीरात ने 2023 में अबू धाबी में UNFCCC यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑफ क्लाइमेट चेंज पार्टियों के सम्मेलन COP28 के 28वें सत्र की मेज़बानी करने की पेशकश की। COP26 को 2020 में स्थगित कर दिया गया था। नवंबर 2021 में COP27 हुई है ग्लासगो में यूके में। जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क सम्मेलन UNFCCC हस्ताक्षर कब हुआ? 1992। पर्यावरण और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन, जिसे पृथ्वी शिखर सम्मेलन, रियो शिखर सम्मेलन या रियो सम्मेलन भी कहा जाता है, 21 मार्च 1994 को लागू हुआ और 197 देशों द्वारा ये अनुसमर्थित है। 2015 में पेरिस समझौते की मूल संधि है ये। 1997 में क्योटो प्रोटोकॉल की मूल संधि, UNFCCC सचिवालय, UN जलवायु मंत्रालय, संयुक्त राष्ट्र इकाई ने जलवायु परिवर्तन के खतरे के प्रति वैश्विक प्रतिक्रिया का समर्थन करने का काम सौंपा। बॉन जर्मनी में भारत उन कुछ चुनिंदा देशों में शामिल है जिन्होंने तीनों रियो सम्मेलन की पार्टियों के सम्मेलन की मेज़बानी की है। जलवायु परिवर्तन सम्मेलन, जैव विविधता पर सम्मेलन और भूमि संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन मरुस्थलीकरण का मुकाबला करने के लिए UN कन्वेंशन ऑफ कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन UNCCD, ये इसकी भी मेज़बानी की है भारत ने। जलवायु परिवर्तन UNFCCC की भी की है और UN जैव विविधता पर सम्मेलन कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी पर भी तीनों की ही भारत द्वारा मेज़बानी की गई है। अगली न्यूज़ है दहानू घोलवड़ सपोटा। दहानू घोलवड़ सपोटा एक खेप महाराष्ट्र के पालघर जिले से यूनाइटेड किंगडम को निर्यात हुई। तो ये भी हमारे एग्रीकल्चर की दृष्टि से इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। भारत भौगोलिक संकेतक प्रमाणित उत्पादों के शिपमेंट को बढ़ावा इससे मिला है। ये सपोटा क्या होता है? चीकू कई राज्यों में उगाया जाता है, जैसे कर्नाटक, गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल और आंध्र प्रदेश। कर्नाटक को इन फलों का सबसे अधिक उत्पादक माना जाता है, यानी कि सबसे ज़्यादा उत्पादन कहाँ होता है? चीकू का कर्नाटक में, इसके बाद महाराष्ट्र का स्थान है। घोलवड़ सपोटा ये मीठे और अनोखे स्वाद के लिए जाना जाता है। इसमें माना जाता है कि इस पालघर जिले में घोलवड़ गांव की कैल्शियम समृद्ध मिट्टी से अद्वितीय स्वाद प्राप्त होता है। महाराष्ट्र से अन्य GI प्रमाणित उत्पाद कौन से? अल्फांसो आम, यानी कि महाराष्ट्र से अन्य किन उत्पादों का होता यहाँ से GI टैग प्राप्त हुआ है महाराष्ट्र में? अल्फांसो आम को, पुनेरी पगड़ी, नासिक वैली वाइन, महाबलेश्वरी स्ट्रॉबेरी और वर्ली पेंटिंग। भौगोलिक संकेत प्रमाणन किसको प्राप्त होता है? एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र से उत्पन्न होने वाली विशेष विशेषताओं वाले सामानों की पहचान के लिए भौगोलिक संकेतक प्रमाणन सर्टिफिकेशन प्रदान किया जाता है। इसका उपयोग कृषि, प्राकृतिक और निर्मित वस्तुओं के लिए किया जाता है। तो आपसे क्वेश्चन में ये भी पूछा जा सकता है कि GI टैग किन वस्तुओं को दिया जाता है? तो GI टैग आपकी एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स को भी दिया जाता है, प्राकृतिक नेचुरल प्रोडक्ट्स को भी दिया जाता है और निर्मित वस्तुएं यानी कि मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट्स को भी दिया जाता है, जैसे कि महाराष्ट्र की वर्ली पेंटिंग। माल के भौगोलिक संकेत पंजीकरण और अधिनियम 1999 के तहत, यानी कि GI रजिस्ट्रेशन एक्ट 1999, पेटेंट डिज़ाइन और व्यापार चिन्ह महानियंत्रक द्वारा प्रशासित। रजिस्ट्री इसकी रजिस्ट्रार ऑफिस कहाँ है? चेन्नई में। 10 साल की अवधि के लिए इसको वैलिडिटी होती है, यानी कि एक बार GI टैग प्रदान करने के बाद उसकी वैलिडिटी कब तक होती है? 10 साल। 10 साल बाद उसको दोबारा वेरीफाई किया जाता है। विश्व व्यापार संगठन के बौद्धिक संपदा अधिकार ट्रिप्स के व्यापार से संबंधित पहलुओं का ये हिस्सा है। अगली न्यूज़ है हमारी सेमीकंडक्टर चिप्स। इनपुट की एक सामान्य कमी, विशेष रूप से सेमीकंडक्टर चिप्स ने भारत सहित स्थित वाहन निर्माता, कार निर्माता और प्रीमियम बाइक को सभी श्रेणियों में उत्पादन कम कर दिया है। अर्धचालक सेमीकंडक्टर क्या होते हैं? अर्धचालक ये सामग्री में इसमें चालकता होती है। ये कंडक्टर आमतौर पर धातु होते हैं और नॉन कंडक्टर जिन्हें इंसुलेटर्स कहा जाता है, जैसे कि अधिकांश सिरेमिक प्रोडक्ट्स क्या होते हैं? सिरेमिक्स का यूज़ क्या में किया जाता है? कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स में, जैसे कि आप क्रीम्स वगैरह होती हैं उसमें सिरेमिक का यूज़ किया जाता है। शुद्ध तत्व हो सकते हैं सिलिकॉन या जर्मेनियम, योगेलियम, आर्सेनाइड या कैडमियम सेलेनाइड जैसे यौगिक। सेमीकंडक्टर चिप एक विद्युत परिपथ एकीकृत है, यानी कि इंटीग्रेटेड सर्किट होता है। कंप्यूटर, स्मार्टफोन, उपकरण, गेमिंग हार्डवेयर, चिकित्सा उपयोग उपकरण जैसे इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में पाया जाता है। इलेक्ट्रॉनिक पुर्जे और घटक, एक नई आंतरिक दहन इंजन कार की लागत का 40% हिस्सा, यानी कि कोई भी जैसे इलेक्ट्रॉनिक कार अगर बनेगी तो उसमें इलेक्ट्रॉनिक उसका सेमीकंडक्टर का ही खाली इंटीग्रेटेड सर्किट का जो खर्च होगा 40%, कार की वैल्यू का 40% हिस्सा क्या होगा? खाली वो इंटीग्रेटेड सर्किट पर ही आता है। सेमीकंडक्टर चिप्स इस वृद्धि का एक बड़ा हिस्सा है। कमी का कारण क्या है? कोविड और लॉकडाउन। कार निर्माता आमतौर पर कम इन्वेंट्री होल्डिंग रखते हैं और मांग के अनुसार उत्पादन लाइनों को पैसा देने के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग की आपूर्ति श्रृंखला पर निर्भर रहते हैं। इसका प्रभाव क्या पड़ेगा? कम आपूर्ति होगी, ऑटोमोबाइल का कम उत्पादन होगा और विलंबित आपूर्ति और घटी हुई सुविधाएं होंगी। अगला है ई वे बिल, ई वे बिल इसका नाम है।
केंद्र सरकार ने फास्टैग और RFID के साथ ई वे बिल प्रणाली को एकीकृत किया। इलेक्ट्रॉनिक वे बिल ये क्या है, माल की आवाजाही पर नजर रखने और कर चोरी की जांच के लिए उपकरण है। उद्देश्य क्या है, माल की ढुलाई सुनिश्चित करने के लिए GST कानून का पालन करना, एक अद्वितीय बिल संख्या उत्पन्न करना, विशिष्ट खेप के लिए और माल की आवाजाही को शामिल करना इसका उद्देश्य है। माल और सेवा कर व्यवस्था के तहत माल के अंतर्राज्यीय परिवहन के लिए EWB अनिवार्य है। अप्रैल 2018 से 50,000 रुपये से अधिक का मूल्य और सोने जैसी कीमती वस्तुओं को इससे छूट है। इसके लाभ क्या है, माल वाहनों की बड़ी आवाजाही, लाइव सतर्कता और राजस्व रिसाव रोकना, यानी कि रेवेन्यू जो लीकेज है उसको रोकना। फास्टैग नकद लेन देन करने के लिए बिना रुके टोल को स्वचालित कटौती, रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन RFID तकनीक का उपयोग करता है। 15 फरवरी 2021 से पूरे देश में सभी वाहनों के लिए अनिवार्य संचालित भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा ये संचालित है। अगली न्यूज़ बहुत इंपॉर्टेंट, हिमखंड A76। आपको ये आइसबर्ग A76 पता होना चाहिए क्या है ये। अंटार्कटिका में वेडेल सागर में रोने आइस शेल्फ के पश्चिमी हिस्से में विशाल हिमखंड A76 निकला है। A76 इसको नाम दिया गया है। ये किसका हिस्सा है, अंटार्कटिका का। अंटार्कटिका में वेडेल सागर का, वेडेल सी और वेडेल सी में भी किसका, कौन सा आइस शेल्फ, रोने आइस शेल्फ का ये हिस्सा है। नया कैल्विन हिमखंड A76 ये आकार में 4,320 वर्ग किलोमीटर, वर्तमान में दुनिया का सबसे बड़ा हिमखंड। कॉपरनिकस सेंटिनल मिशन द्वारा कैप्चर की गई सैटेलाइट इमेज, ये कॉपरनिकस सेंटिनल ने इसकी इमेज ली है। वेडल सागर अब दूसरे स्थान वाले A23A को पीछे छोड़ दिया, यानी कि वेडल सागर में एक दूसरा हिमखंड है A23A। ये सबसे बड़ा पहले हिम आइसबर्ग समझा जाता था, अब ये दूसरे नंबर पर आ गया है। सबसे बड़ा आइसबर्ग कौन सा है, हिमखंड A76 है, ये याद रखना है आपको। US नेशनल साइंस सेंटर एकमात्र संगठन का नाम है और आर्कटिक आइसबर्ग को ट्रैक करता है। कैल्विन क्या है, अब इसमें जो कैल्विन नाम दिया गया है, इस कैल्विन क्या होता है, ये ग्लेशियर मार्जिन से बर्फ की यांत्रिक नुकसान या टूटने को ग्लेशियोलॉजिकल शब्द के रूप में यूज़ किया जाता है। यानी कि जो ग्लेशियल मार्जिन है जहाँ से वो टूटता है उसको कैल्विन कहते हैं, या जो नुकसान होता है उसके टूटने से उसे कैल्विन कहते हैं। ये आप देख सकते हैं इसकी फोटो। A76 आइसबर्ग ये वेडेल सी है, ये पूरा रोनी आइस शेल्फ है, ये पूरा जो है ये रोनी आइस शेल्फ का हिस्सा है। इसके बाद इसमें आपका एक पिक्चर और है इसमें, अगर आप इसका बड़ी लोकेशन में देखें तो ये अंटार्कटिका में का हिस्सा है। अंटार्कटिका में ये रोज़, जैसे कि ये रोज़ आइसबर्ग भी एक बार चर्चा में रहा था, तो ये उसी के ही आसपास है। अगली न्यूज़ है हमारी 17+1 कॉपरेशन सहयोग। हाल ही में लिथुआनिया ने मध्य और पूर्वी यूरोप के साथ चीन के 17+1, यानी कि आपको ये पता होना चाहिए जैसे कि 2+2 डायलॉग था, इसी तरह 17+1 डायलॉग या कॉपरेशन ये किसका द्वारा शुरू की गई पहल है, ये चाइना की पहल है। ये सहयोग मंच को विभाजनकारी कहकर छोड़ दिया। जो अब ये जो 17+1 था ये इसलिए चर्चा में है क्योंकि इससे लिथुआनिया बाहर निकल गया है, अब इसको 16+1 कहा जाता है। लिथुआनिया बाल्टिक देश है, ये अन्य यूरोपीय संघ के सदस्यों से इसने आग्रह किया चीन के साथ अधिक प्रभावी 27+1 दृष्टिकोण और संचार को आगे बढ़ाने के लिए 17+1 दृष्टिकोण को आगे बढ़ाने के लिए 17+1 चीन और मध्य और पूर्वी यूरोप के देशों की पहल है। चीन के नेतृत्व वाला, इसमें चीन लीडरशिप करता है और ये प्रारूप 2012 में बुडापेस्ट में स्थापित किया गया था। बीजिंग और CEE सेंट्रल मध्य और पूर्वी यूरोप, सेंट्रल एंड ईस्टर्न यूरोप के बीच सहयोग है। CED क्षेत्र के विकास के लिए निवेश और व्यापार को ये बढ़ावा देता है। अगली न्यूज़ है लक्षद्वीप विकास प्राधिकरण LDA। लक्षद्वीप विकास प्राधिकरण के निर्माण के लिए नवीनतम मसौदा लक्षद्वीप विकास प्राधिकरण से विनियमन 2021 को ये चर्चा में है। ये किसको अधिकार देता है, ये सरकार प्रशासक के रूप में पहचानी गई है। इसमें योजना और विकास प्राधिकरणों का गठन, खराब लेआउट और अप्रचलित विकास के रूप में पहचाने गए किसी भी क्षेत्र का विकास करना, प्राधिकरण भूमि उपयोग के नक्शे को तैयार करना, भूमि उपयोग के प्रकार के लिए क्षेत्रीकरण करना, प्रस्तावित राष्ट्रीय राजमार्गों, मुख्य सड़कों, रिंग रोड, प्रमुख सड़कों, रेलवे, ट्रामवे और हवाई अड्डे, थिएटर और संग्रहालय आदि के लिए क्षेत्र है। ये केवल छावनी क्षेत्रों को इससे छूट दी गई है। क्षेत्र बदलने के लिए शुल्क क्या है, द्वीपवासियों को क्षेत्र परिवर्तन के लिए प्रसंस्करण शुल्क का भुगतान करना होगा। विकास योजना के अनुसार क्षेत्रों को बदलने के लिए अनुमोदन प्राप्त करना है। इलाका शुल्क का भुगतान करना, अपनी ज़मीन विकसित करने की अनुमति के लिए शुल्क, दंड जैसे कैद और विकास योजना के कार्यों या श्रमिकों में बाधा डालना। लोगों की चिंता क्या है इसमें, रियल एस्टेट रुचियाँ, जबरन स्थानांतरण और बेदखली, संस्कृति का विनाश और पारिस्थितिकी चिंताएँ। बन्नी घास मैदान, बन्नी ग्रासलैंड्स। राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण ने 6 महीने के भीतर गुजरात के बन्नी ग्रासलैंड में मैदानों में सभी अतिक्रमण हटाने का आदेश दिया है। तो ये इसलिए न्यूज़ में, तो कोर्ट ने क्या आदेश दिया, मालधारी जो है पशुपालक क्षेत्र में सामुदायिक वनों के संरक्षण का अधिकार जारी रखेंगे और वन अधिकार अधिनियम 2006 की धारा 3 के प्रावधानों के अनुसार इसको जारी रखने का आदेश दिया गया है। तो अब बन्नी ग्रासलैंड क्या है,
एशिया का सबसे बड़ा घास का मैदान, ये फैक्ट आप बहुत इंपॉर्टेंट है। गुजरात के कच्छ के महान रण का हिस्सा है ये। गुजरात का लगभग 45% चारागाह का हिस्सा है। 2 पारितंत्र यानी कि 2 जो इकोलॉजिकल सिस्टम है, आर्द्रभूमि और घास के मैदान, वेटलैंड्स और ग्रासलैंड, ये एक साथ मिश्रित यहाँ पर पाए जाते हैं। बुनियादी ढांचा इंफ्रास्ट्रक्चर बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर, वित्त मंत्रालय ने प्रदर्शनी और सम्मेलन केंद्रों के लिए बुनियादी ढांचे को दर्जा दिया है। जो प्रदर्शनी एग्जीबिशंस होती हैं और जो कॉन्फ्रेंसेज होते हैं उनको बुनियादी ढांचे का दर्जा दिया है। 2020 सरकार ने बुनियादी ढांचे के रूप में मान्यता प्राप्त क्षेत्रों की सूची में किफ़ायती किराए की आवास परियोजना को जोड़ा था। प्रदर्शनी से सम्मेलन केंद्र, प्रदर्शनी एग्जीबिशन कम कॉन्फ्रेंसेज सेंटर, अवसंरचना उपक्षेत्रों के सामंजस्यपूर्ण मास्टर सूची शामिल, सामाजिक और वाणिज्यिक अवसंरचना की श्रेणी में एक नई वस्तु को सम्मिलित करना, भारत के पर्यटन स्थलों में ऐसी और परियोजनाओं को शुरू करने में सक्षम बनाना। बुनियादी ढांचे परियोजनाओं के रूप में उपलब्ध लाभ, इसमें कम से कम 1 लाख वर्ग मीटर के बिल्ट अप फ्लोर एरिया वाली परियोजनाएं हैं। विशिष्ट प्रदर्शनी स्थान या सम्मेलन स्थान या दोनों संयुक्त रूप से परियोजनाएं। बुनियादी ढांचे की स्थिति की आवश्यकता, भारत में बड़े सम्मेलन केंद्र या एकल हॉल नहीं है, इसलिए इस योजना को शुरू किया गया है। 7 से 10 हज़ार लोगों के रखने की क्षमता या बैठने की क्षमता के साथ एक MICE बैठक, प्रोत्साहन सम्मेलन और प्रदर्शनियां गंतव्य बनाना। भारत में सक्रिय कई वैश्विक कंपनियों के साथ महत्वपूर्ण राजस्व उत्पन्न करना। अवसंरचना उपक्षेत्रों को सुसंगत मास्टर सूची, वित्त मंत्रालय द्वारा अधिसूचित। इसमें श्रेणियां कौन सी हैं? 2 हैं, परिवहन और रसद, जिसके अंतर्गत सड़कें, पुल, अंतर्देशीय जलमार्ग और हवाई अड्डे आते हैं। और दूसरा एनर्जी, जिसमें विद्युत उत्पादन और विद्युत पारेषण आता है, यानी कि इलेक्ट्रिक जो पारेषण होता है, ट्रांसमिशन होता है, वो इसके अंतर्गत आता है। और लास्ट न्यूज़ आज की हमारी ब्रिक्स एस्ट्रोनॉमी वर्किंग ग्रुप। हाल ही में भारत ने ब्रिक्स 2021 के विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार ट्रैक के तहत ब्रिक्स एस्ट्रोनॉमी वर्किंग ग्रुप की 7वीं बैठक की मेज़बानी की। बैठक का समन्वय इंटर यूनिवर्सिटी सेंटर फॉर एस्ट्रोनॉमी एंड एस्ट्रोफिजिक्स पुणे विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग DST द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। ब्रिक्स खगोल विज्ञान कार्य समूह, ये मंच क्या करता है? खगोल विज्ञान के क्षेत्र में सहयोग करने के लिए प्रत्येक देश में किए जा रहे कार्यों के वैज्ञानिक परिणाम प्रस्तुत करना, और तीसरा वित्त पोषण सहायता प्राप्त करने में सहायता प्रदान करना। तो ये आज हमारा मई मंथ का करंट अफेयर्स कंप्लीट हो गया है। अब कल से हम अप्रैल के करंट अफेयर्स प्रोवाइड आपको करेंगे, तो इसको भी 1 से 2 लेक्चर में हम कवर कर देंगे अप्रैल के मंथ के करंट अफेयर्स को। और जो जितनी भी सोशल स्कीम्स जो हमारी चर्चा में रही हैं पिछले 1-1.5 साल में, उसके लिए हम आपको अलग से लेक्चर प्रोवाइड करेंगे। तो आज के लेक्चर में इतना ही। थैंक यू।